So, hello everyone. In this lecture, we will study Macbeth, the tragedy of Macbeth. और इस वीडियो में हम कंप्लीट मैकबेथ को लाइन बाय लाइन समझेंगे सो दैट it would be very helpful for all those who are in graduation, post graduation या फिर लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, है ना, इंग्लिश से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो, क्योंकि शेक्सपियर का जो मैकबेथ है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेजेडी है। तो यहाँ से क्वेश्चंस यूजुअली आते ही आते हैं। यूजीसी नेट क्वेश्चन पूछा है कई बार इससे, बीपीएससी में क्वेश्चंस आते हैं, सेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल्स के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें उसके सिलेबस में है, वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टर्स। पहला कैरेक्टर है डंकन, किंग डंकन, जो कि स्कॉटलैंड का राजा है। मैल्कम, डोनाल्बेन, दोनों किंग डंकन का बेटा है। मैकबेथ, जो कि थीन ऑफ क्लेम्स है, बाद में थीन ऑफ कॉर्डोर बनता है और लेटर ही बिकम्स द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। बैंको, मैकडफ, लेनॉक्स, रॉस, ये सारे के सारे थेन्स हैं। थेन्स हैं स्कॉटलैंड के। थेन्स उसको कहते हैं जो छोटा राजा होता है ना, राजा के नीचे सब किंग्स जो होते हैं। फिर फ्लिंस जो है वो बैंको का बेटा है। सीवर्ड जो है वो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है। यंग सीवर्ड है, उसका बेटा है। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, बस उसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद लेडी मैकबेथ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है और उसको माना जाता है कि सी इज द फोर्थ विच इस प्ले के अंदर। क्लियर है? हैकेट जो है वो तीनों विचेस की क्वीन है। अब प्ले को समझते हैं, थोड़ा प्ले के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम प्ले के आगे समझेंगे। जस्ट अ सेकेंड। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम प्ले के बारे में जान लेते हैं ताकि हमारे लिए आसान होगा। शेक्सपियर जो थे, ही वॉज बॉर्न ऑन April 23, 1564, स्टैनफोर्ड अपॉन एवन में जगह का नाम है। एंड ही बिगेन थिएटर लाइफ परफॉर्मिंग विथ द लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन। वो लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन के आदमी भी थे, मतलब लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन उसको कहते हैं, वैसे ग्रुप को कहते हैं जो किंग जेम्स के अंदर रह के ड्रामा को परफॉर्म करते थे। ठीक है, अब ये जो ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ है, इसको पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि दो साइमल्टेनियस वॉर चल रहा है। ठीक है, पहला तो ये समझते हैं कि इट वॉज रिटन फॉर किंग जेम्स, जेम्स के लिए लिखा गया था। फिर कहानी स्कॉटलैंड में है, कहानी की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में है। और ऐसा माना जाता है कि शेक्सपियर रिसर्च किए थे रफाएल हॉलनेशर क्रॉनिकल्स को पढ़ के। वहाँ से उन्होंने, जहाँ पे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड की कहानी, वहाँ के जो किंग्स थे, हिस्टोरिकल रेफरेंस वहाँ से लिया है इन्होंने। ठीक है, और बैंको जो है वो किंग जेम्स का एंसेस्टर भी है। आगे कहानी में रिटन फॉर किंग जेम्स तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। हाँ, कहानी से पहले द प्ले रिफ्लेक्ट्स द एलिजाबेथन बिलीफ दैट द कंट्री इज स्टेबल ओनली इन द किंग इज गुड एंड वर्चुअस। ऐसा माना जाता है, एलिजाबेथन बिलीफ ऐसा था कि अगर राजा वर्चुअस होगा, अच्छा होगा, तो समाज काफ़ी अच्छा होगा। मतलब एक कह सकते हैं कि एक सभ्य समाज को रिफ्लेक्ट करता है वो। ठीक है, अच्छा कुछ चीज़ और है, कर्टन ओपन से पहले हम समझ लेते हैं कि दो तरह का वॉर चल रहा है, दो तरह का वॉर चल रहा है। पहला सिविल वॉर चल रहा है जो कि किंग डंकन वर्सेस मैकडोनाल्ड है। तो शुरुआत में, प्ले की शुरुआत में हमें पता चलेगा कि किंग डंकन का आदमी जो मैकबेथ है वो वॉर कर रहा है मैकडोनल्ड के साथ, वो लड़ाई कर रहा है मैकडोनल्ड के साथ, एलॉन्ग विथ नेशनल वॉर चल रहा है जो कि नॉर्वे और स्कॉटलैंड के बीच में है। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग सीधे प्ले पे चलते हैं। प्ले का टाइमलाइन देख लेते हैं थोड़ा। मैकबेथ एंड बैंको आपस में मिलते हैं, ये बस टाइमलाइन है सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कहानी का ओवरऑल क्रक्स क्या है। तो मैकबेथ और बैंको आपस में मिलते हैं, विच प्रोफेसी करती है। फिर मैकबेथ प्लॉट करता है मर्डर को, किंग डंगन को मारने का। फिर मैकबेथ किंग डंगन को मार देता है और राजा बनता है, और इस वजह से उसको गिल्ट जो है उसको हॉन्ट करता रहता है पूरी प्ले में। फिर मैकबेथ ऑर्डर करता है बैंको के मर्डर को और उसके घोस्ट को, फिर उसके मर्डर के बाद उसके घोस्ट को वो देखता है वो। फिर मैकबेथ सीक्स मोर प्रोफेसीज, फिर और प्रोफेसी जानने की कोशिश करता है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, विच इसके द्वारा, है ना। फिर धीरे धीरे और भी मर्डर वो कमिट करता है, और इस चीज़ का जो ग्रीफ है, इस चीज़ का जो गिल्ट है, वो हमेशा उसके सर पे रहता है और लेडी मैकबेथ के सर पे भी। फिर लेडी मैकबेथ मैड पागल हो जाती है, फिर इवेंचुअली मर जाती है और मैकबेथ इज डिफीटेड एंड किल्ड बाय मैकडफ। लास्ट में मैकडफ के द्वारा मैकबेथ का मर्डर हो जाता है। ठीक है, और मैल्कम जो है वो स्कॉटलैंड का नया राजा बनता है।
अब हम लोग इसको सीन बाय एक्ट और सीन बाय पढ़ते हैं, और मैं सारे के सारे सेंटेंस को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत समय लग जाएगा और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अगर आपको पढ़ना होगा, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, डायरेक्टली जो प्ले से लिया गया है उसको मैंने राइट साइड में रखा है। तो यू कैन जस्ट स्टॉप वॉचिंग इट, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड यू कैन रीड इट योरसेल्फ, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। देखते हैं एक्ट वन सीन वन। एक्ट वन सीन वन में जब कर्टन ओपन होता है, द सीन सेट इन एन डेसोलेट प्लेस विथ अ थंडर एंड लाइटनिंग। जैसे ही सीन ओपन होता है तो वहाँ पे थंडर और लाइटनिंग हो रही होती है ना। एक डेसोलेट प्लेस होता है, एक खाली मैदान होता है जहाँ पे थंडर और लाइटनिंग हो रही है, और वहाँ पे 3 विच आपस में बातें कर रही है। इसको 3 वियर्ड सिस्टर्स भी कहते हैं। और वो लोग क्या कह रहे हैं, फर्स्ट विच जो है वो कहती है कि वेयर शैल वी थ्री मीट अगेन, इन थंडर लाइटनिंग और इन रेन। पहली विच कहती है, मतलब जैसे ही ड्रामा की शुरुआत होती है, स्टेज पे सबसे पहली विच अपीयर होती है, मतलब तीनों विच आपस में बातें कर रही है, कॉन्वर्सेशन कर रही है, और वो मैकबेथ से मिलने की बात कर रही है। तो पहली विच कहती है कि हम लोग कहाँ मिलेंगे, हम लोग दोबारा से कहाँ मिलेंगे। तो कहती है थंडर में, लाइटनिंग में और इन रेन। सेकेंड विच रिप्लाई करती है when the hurly burly is done, when the battle's lost and won। ये जो सेंटेंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार एग्जाम से मैंने देखा है एज इट इज कोटेशन डाल दिया जाता है। तो कहते हैं कि when the hurly burly is done, मतलब ये जो सारी चीज़ें घटित हो जाएगी, ये जो वॉर चल रहा है, सिविल वॉर और नेशनल वॉर, जब ये खत्म हो जाएगा, है ना, और बैटल या फिर बैटल का जो कंक्लूजन है वो आ चुका होगा, बैटल का रिजल्ट आ चुका होगा, तब जाके हम लोग मिलेंगे। सेकंड विच कहती है। फिर थर्ड विच कहती है दैट विल बी ईरी द सेट ऑफ सन, सूरज ढलने से पहले का वो समय होगा। फिर फर्स्ट विच कहती है वेयर द प्लेस, कहाँ मिलना है। सेकंड विच कहती है अपॉन द हीथ, हीथ के पास मिलेंगे हम लोग। तो हीथ एक मैदानी क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे ग्रासलैंड होता है, तो कहती है वहाँ पे हम लोग मिलेंगे। थर्ड विच कहती है देयर टू मीट विद मैकबेथ, वहाँ पे हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे। फर्स्ट विच कहती है आई कम ग्रे मालकिन, फिर बस ये कॉन्वर्सेशन है। देखो लास्ट में तीनों के तीनों विच कहती है फियर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। मतलब फियर इज फॉल, फॉल इज फेयर, मतलब हर चीज़ फेयर, मतलब एक तरह से फॉल इज फेयर, फॉल जो है गलतियाँ अच्छा है, अच्छी गलतियाँ हैं, मतलब एक कॉन्वर्सेशन है। यहाँ पे देखो रिपीटेशन हो रहा है एफ का, एफ एफ एफ, मतलब एलिट्रेशन है यहाँ पे, है ना। और फिर वो लोग चले जाते हैं। ये सीन वन है। एक्ट वन सीन वन का अगर करेक्शन देखें तो यहाँ पे टोन सेट किया जा रहा है, टोन सेट किया जा रहा है जिसमें कि विचेस आपस में मिल रही हैं और एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है तीनों के बीच, और आगे आने वाली कहानी में जो होने वाला है उसकी प्रोफेसी ये लोग करने वाले हैं। ये लोग बात विच मीन्स की इसके अंदर एक सुपर नेचुरल एलिमेंट भी देखने को मिलेगा और नेचुरल एलिमेंट भी देखने को मिलेगा, जिसमें ह्यूमन और मतलब नेचर और ह्यूमन और नॉन ह्यूमन तीनों का एक कंबाइंड, है ना, कॉन्वर्सेशन हमें देखने को मिलेगा। अब एक्ट वन सीन टू, द सीन ओपन्स विथ अ सार्जेंट रिपोर्टिंग टू किंग डंकन। सीन टू ओपन होता है, सार्जेंट आता है, वो रिपोर्ट करता है राजा डंकन को। किस चीज़ के बारे में, वो जो वॉर चल रहा है बैकग्राउंड में, उस वॉर के बारे में, है ना। वॉर का एक एक न्यूज़ पहुंचा रहा है, क्योंकि राजा डंकन, राजा तो लड़ने नहीं जाता है, राजा के सेनापति लड़ने जाते हैं। तो यहाँ पे राजा की तरफ से कौन कौन लड़ने गया, बैंको और मैकबेथ लड़ने के लिए गया है, तो उसका न्यूज़ लेके आता है रिपोर्ट करने के लिए एक सार्जेंट। तो सार्जेंट कहता है द सार्जेंट टेल्स डंकन अबाउट मैकबेथ्स ब्रेवरी एंड प्रोवेस इन बैटल अगेंस्ट द रिबल फोर्सेस लेड बाय मैकडोनाल्ड। ये जो मैकडोनाल्ड जो रिबेलियन है उसके बारे में डंकन को न्यूज़ देने के लिए आता है। मैकबेथ और मैकडोनाल्ड के बीच में जो वॉर चल रहा है उसके बारे में न्यूज़ देने के लिए आता है, और इसमें मैकबेथ की ब्रेवरी के बारे में बताता है सार्जेंट, है ना। देखो यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। यहाँ पे कैप्टन कहता है डाउटफुल इट स्टूड, ऐसा लग रहा था कि वॉर डाउटफुल है, लेकिन एज टू स्पेंड स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर एंड चोक देयर आर्ट द मर्सलेस मैकडोनाल्ड worthy to be a rebel, for that the multiplying villainies of nature do swarms upon him from the western isles of Kerns and gallow glasses is supplied, and fortune of his deemed quarrel smiling showed like a rebel's whore, but all is too weak। देख लो eventually he is saying कि doesn't matter मैकडोनल्ड की जो आर्मी है कितनी भी स्ट्रांग हो, बट सारे के सारे कमजोर पड़ गए किसके सामने, फॉर ब्रेव मैकबेथ, मैकबेथ के सामने। well he deserves that name, disdaining fortune with his barney steel, which smoke with a bloody execution like Weller's minion carved out of his passes, still he faced the slave। which means यहाँ पे मैकबेथ की बड़ाई की जा रही है। मैकबेथ जो है एक
एक ट्रू वॉरियर है ना, और उसकी ब्रेवरी और उसका पावर, है ना, उसका स्ट्रेंथ, उसका करेज यहाँ पे राजा डंकन को बताया जा रहा है। क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर, मैंने पहले भी एरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं एरिस्टोटल के जो व्यूज़ हैं ट्रेजेडी के ऊपर, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, यू कैन गो एंड वॉच दैट। तो इसमें पता चलेगा कि ट्रेजेडी के अंदर एक राइजिंग एक्शन होता है, फिर एक ऐसा समय आता है, अब ट्रेजेडी भी उसको कहते हैं जिसमें एक मोरल हीरो होता है इनिशियली, और उसके डाउनफॉल की वजह से, उसकी गलतियों की वजह से उसका डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ये जो प्ले है वो प्लेटो के इस थीम को फॉलो करता है। यहाँ पे भी मैकबेथ का राइजिंग एक्शन है, कहानी मैकबेथ का है, और मैकबेथ किस तरह से राइज कर रहा है अपने स्टेटस, अपने सिंबल में, वो दिखेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब मैकबेथ से गलती हो जाएगी, और उस चीज़ का जो पछतावा है मैकबेथ को हमेशा होगा। फिर वो धीरे धीरे डाउनफॉल मोमेंट आएगा, फिर डाउनफॉल मोमेंट आके कहानी कहानी के अंदर कह सकते हैं कि उसे कहते हैं कैथार्टिक इफेक्ट आएगा, और लास्ट में उस चीज़ को वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सैड फील करेगा उस बारे में, है ना। आगे देखते हैं। फिर कहता है कि मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड एज अ फियरलेस वॉरियर, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, और डंकन एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड एंड एडमिरेशन फॉर मैकबेथ्स लॉयल्टी। फिर सीन 2 में रॉस एंड एंगस दोनों आते हैं, दो नोबल मैन हैं, दोनों आते हैं और वो डिलीवर करते हैं अगला न्यूज़। कहते हैं दे इन्फॉर्म डंकन दैट मैकबेथ एंड बैंको हैव डिफीटेड नॉर्वेजियंस। मैकबेथ और बैंको ने मिलकर क्या कर दिया है, नॉर्वेजियंस को हरा दिया है, और नॉर्वेजियंस को सपोर्ट कर रहा था थेन ऑफ कॉडोर। और ये न्यूज़ जब राजा डंकन को बताया जाता है तो राजा डंकन कहता है कि हमारा ही आदमी हमारे अगेंस्ट है, ट्रेचरस है कॉडोर, तो इसलिए वो कॉडोर को मारने की बात कहता है। राजा डंकन कहता है कि जाओ कॉडोर को मार दो, और कॉडोर का जो गद्दी है वो मैकबेथ को दे दो, क्योंकि मैकबेथ ने बहुत ब्रेवरी फाइट किया है। देखो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, कहता है कि नो मोर दैट थीन ऑफ कॉडोर शैल डिसीव आवर bosom interest, go pronounce his present death, मतलब जाओ उसको मार दो, एंड विथ हिज फॉर्मर टाइटल ग्रेट मैकबेथ। और जब मैकबेथ मिले, जब मैकबेथ वापस लौटे, मतलब जब मैकबेथ वापस लौटे तो मैकबेथ को वो क्राउन दे देना, है ना, मतलब मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर बना देना। रॉस कहता है ठीक है, आई विल सी इट डन, मतलब मैं देख लूंगा। इसलिए किंग कहता है कि व्हाट ही हैथ लॉस्ट, जो थेन ऑफ कॉडोर ने लूज किया वो मैकबेथ जीत गया, है ना, ये कह रहा है। फिर आगे सीन 3 में द सीन ओपन्स विद द 3 विचेस मीटिंग अगेन। अब तीनों विच दोबारा से मिल रही है क्योंकि बैटल खत्म हो चुका है। तीनों विच ने एक्ट 1 सीन 1 में बोला था कि हम लोग दोबारा से मिलेंगे कब, जब मैकबेथ वॉर करके लौट रहा होगा, जब वॉर खत्म हो चुका होगा। फिर दे डिस्कसेस देयर प्लान्स टू मीट मैकबेथ एंड बैंको अराइव्स एंड द विचेस ग्रीट देम विद प्रोफेसीज। अब मैकबेथ और बैंको दोनों मिलते हैं, विचेस वहाँ पे प्रोफेसी करती है। क्या क्या कहती है प्रोफेसी, तो बस उसको देखते हैं। फर्स्ट विच मैकबेथ कहती है, यू कैन रीड दीज वंस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके प्रोफेसी को देखते हैं। फर्स्ट विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ ग्लेम्स। पहली विच वेलकम करती है मैकबेथ को कि तुम थेन ऑफ ग्लेम्स हो, है ना, हेल टू दी, मतलब उसके 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 करेज को वो कह रही है कि हेल टू दी। जब कोई जीत के आता है ना तब उसको बोला जाता है कि हेल टू दी, है ना। फिर सेकंड विच आती है, सेकंड विच कहती है ऑल हेल मैकबेथ, हेल टू दी थेन ऑफ कॉडोर। दूसरी विच कहती है दूसरी विच उसको प्रोनाउंस करती है थेन ऑफ कॉडोर बोल के, पहले विच थेन ऑफ क्लेम्स बोल के, दूसरी विच थेन ऑफ कॉडोर बोल के, और तीसरी विच कहती है दैट शैल बी किंग देयर आफ्टर। किंग मतलब आने वाला फ्यूचर किंग के बारे में बोल के उसको हेल करती है तीसरे विच। तो ये प्रोफेसी है। तो पहली प्रोफेसी तो ऑब्वियसली बात है, हर कोई जान रहा है कि थेन ऑफ क्लेम्स है मैकबेथ इनिशियली, लेकिन थेन ऑफ कॉडोर अभी बना नहीं है, और इसे पता भी नहीं है मैकबेथ को, क्योंकि मैकबेथ अभी वॉर करके वापस लौटा नहीं है ना। सिर्फ ये किंग डंकन और उसका जो सर्वेंट है वो जान रहा है, उसका सर्वेंट जान रहा है, लेकिन जब तक वो लेटर या जब तक वो मैसेज पहुंचाएगा नहीं मैकबेथ को, तब तक मैकबेथ को नहीं पता होगा। लेकिन ये विच ऑलरेडी जान रही है कि ही हैज बिकम द थेन ऑफ कॉडोर, इसलिए सेकंड विच उसको प्रोफेसी करती है तुम थेन ऑफ कॉडोर हो, और तीसरी कहती है उसमें ग्रीड करती है, अभी ये प्रोफेसी नहीं है, अभी ग्रीडिंग है ये, और तीसरी ग्रीड करती है किंग देयर आफ्टर, मतलब तुम राजा बनोगे, फ्यूचर किंग के बारे में बोल के। फिर आगे सीन 3 में बैंक को क्वेश्चन करता है विच से अपने बारे में, मैकबेथ भी क्वेश्चन करता है अपने बारे में, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, कहता है फर्स्ट विच कहती है लेसर देन मैकबेथ एंड ग्रेटर। मतलब जब मैकबेथ सुनता है
कि वो थेन ऑफ ग्लेम्स के बाद थेन ऑफ कॉडोर बनेगा, फिर थेन ऑफ कॉडोर के बाद वो राजा बनेगा। तो बैंको को भी मन करता है कि वो भी जाने उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो फर्स्ट विच कहती है लेसर देन मैकबेथ, मतलब तुम अचीव तो करोगे लेकिन मैकबेथ से कम अचीव करोगे, लेकिन फिर भी ग्रेटर हाई अचीव करोगे। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, ऑक्सीमोरोन है यहाँ पे। लेकिन सेकंड विच कहती है नॉट सो हैप्पी, मतलब तुम खुश तो नहीं रहोगे लेकिन बहुत खुश रहोगे। फिर थर्ड विच कहती है दो शैल गेट किंग्स, मतलब तुम राजा तो खुद नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारे आने वाले जनरेशन राजाओं, बहुत सारे राजा होंगे, तुम्हारे आने वाले जो एंसेस्टर्स हैं, मतलब आने वाले जो जनरेशन हैं उसमें बहुत सारे राजा बनेंगे, है ना। कहता है कि दो दो नन, मतलब तुम तो नहीं बनोगे। फिर कहता है कि ऑल हेल मैकबेथ एंड बैंको, ठीक है। फिर ये लोग और जानना चाहते हैं विच से, और भी ज़्यादा प्रोफेसी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, लेकिन सारी की सारी विचेस गायब हो जाती है। फिर सीन 3 में एज द विचेस वैनिश, रॉस एंड एंगस अराइव्स रिवीलिंग दैट मैकबेथ हैज बीन अपॉइंटेड टू द न्यू थेन ऑफ कॉडोर। और जैसे ही विच चली जाती है ये चीज़ कह के, तो उसी समय रॉस एंड एंगस आता है और वो ये न्यूज़ देता है किसको, मैकबेथ को, और कहता है कि तुम्हें थेन ऑफ कॉडोर बनाया गया है राजा डंकन के द्वारा, क्योंकि तुमने बहुत साहस से फाइट किया है। फिर मैकबेथ ये बात सुन के बहुत अमेज हो जाता है और उसे लगता है कि विच की प्रोफेसी तो सही हो गई। फिर दिस न्यूज फ्यूल्स मैकबेथ्स एम्बिशन एंड थॉट टू बिकम अ किंग। और इस चीज को जानने के बाद, जब प्रोफेसी सही हो रहा है, तो इस चीज को जानने के बाद मैकबेथ का एम्बिशन जो है और भी ज्यादा बढ़ गया राजा बनने का। फिर मैकबेथ एंड बैंको डिसाइड्स टू कीप द प्रोफेसीज अ सीक्रेट। बैंको और मैकबेथ दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों अपनी अपनी प्रोफेसी को सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि अगर ये पता चल गया राजा डंकन को तो मे बी राजा डंकन इसको मरवा देगा। इस वजह से ये लोग इस प्रोफेसी को नहीं बताते हैं। फिर सीन 4, द सीन बिगिंस विद किंग डंकन and his attendants arriving at Macbeth's castle। अब इसमें क्या होता है कि किंग डंकन जो है वो मैकबेथ के कासल पहुंचते हैं, क्योंकि मैकबेथ ही ऐसा आदमी है जो करेजियस था, जो हराया, है ना। इसलिए यहाँ पे अभी, और मेन कैरेक्टर भी है इस प्ले का, इसलिए जो कहानी है, जो सीन है, वो मैकबेथ के कासल के पास हो रहा है, जहाँ पे किंग डंकन पहुंच रहे हैं। फिर डंकन कमेंट्स ऑन हाउ प्लेजेंट एंड पीसफुल द कासल लुक्स। अब डंकन कमेंट्स करता है कि कितना सुंदर, कितना पीसफुल, कितना प्लेजेंट है ना, ये कासल जिसको इसने बनाया है, जिसने किसको बनाया है, मैकबेथ ने बनाया है। फिर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ ग्रीट डंकन वार्मली। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ को मैकबेथ और लेडी मैकबेथ डंकन को ग्रीट करती है कि विजिट करने के लिए। फिर मैकबेथ टेल्स डंकन दैट ही हैज प्रिपेयर्ड एवरीथिंग फॉर हिज स्टे एंड दैट ही विल बी गुड होस्ट। और वो कहता है कि मैकबेथ राजा डंकन को कहता है कि उसने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ों को प्रिपेयर किया है आपको होस्ट करने के लिए, क्योंकि राजा आ रहा है थीन के पास, तो ऑब्वियस बात है उसको होस्ट करने के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन उसने किया है। बस ये बेसिक कॉन्वर्सेशन है, इसके अंदर कुछ नई चीज़ें घटित नहीं होती है। फिर सीन 5, लोकेशन क्या है, इनवर्नेस मैकबेथ कासल। मैकबेथ कासल के पास है। लेडी मैकबेथ इज अलोन इन रूम। लेडी मैकबेथ अकेली है कमरे में और वो लेटर को रीड कर रही है। कौन से लेटर को, जो मैकबेथ ने उसको भेजा था विच से मिलने के बाद, जो विच की प्रोफेसी है उसके बारे में वो बताने के लिए लेटर भेजा था, उस लेटर को पढ़ रही है। और लेडी मैकबेथ सी इज सो एक्साइटेड बाय द प्रोफेसीज। प्रोफेसी सुन के काफी एक्साइटेड है और इमीडिएटली वो प्लान करने लगती है किंग डंकन की मर्डर करने का। तो मैं ये थोड़ा पढ़ता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट है ये, जस्ट अ सेकेंड। कहती है, लेटर में लिखा है, दे मेट मी इन द डेज ऑफ सक्सेस एंड आई हैव लर्नड बाय द परफेक्टेस्ट रिपोर्ट दैट दे हैव मोर इन देम देन मॉर्टल नॉलेज। अब वो कह रही है, विच के बारे में कह रही है कि मैं मिला था उनसे सक्सेस के दिनों में, है ना, और मुझे पता चला उनसे मिलने के बाद कि उनके पास मॉर्टल नॉलेज से भी ज़्यादा नॉलेज है। ये विच के बारे में बातें कह रहा है। When I burned in desire to question them further, they made themselves air into which they vanished। और वो लोग वैनिश हो गए इसके प्रोफेसी करने के बाद। Whilst I stood wrapped in the wonder of it came missives from the king who all hailed me Thane of Cawdor, by which title before these weird sisters saluted me and referred me to the coming of the time with hail king that shall be। which means उसने जो कॉन्वर्सेशन हुआ वो सारी की सारी चीज़ें उसने लिखा। अब इसको पॉज करके पढ़ सकते हो, बस वही सारी चीज़ें हैं लेटर के अंदर भी, ठीक है। आगे चलते हैं। सीन 5 में सी फियर्स दैट मैकबेथ इज टू काइंड। उसे लगता है कि मैकबेथ काफ़ी काइंड है, क्योंकि वो चाह रही है कि लेडी मैकबेथ और मैकबेथ मिलकर राजा डंकन को मार देंगे और प्रोफेसी को सच बनाएंगे, है ना। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर कोई प्रोफेसी हो रहा है और आपको पता चलेगा कि आप बहुत रिच बनने वाले, तो हर
मतलब ऐसा कोई कसर आप नहीं छोड़ोगे राजा बनने का। वो उसी तरीके से जो मैकबेथ है वो काफ़ी बेचारा मतलब लैक करता है रूथलेसनेस को, है ना? क्योंकि मैकबेथ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी काइंड है, लेकिन लेडी मैकबेथ उसको लगता है कि मैकबेथ मेरी बात सुनेगा नहीं, मैकबेथ मर्डर करेगा नहीं। फिर लेडी मैकबेथ कॉल्स ऑन इविल स्पिरिट। लेडी मैकबेथ इविल स्पिरिट को बुलाती है और उसको कहती है कि अनसेक्स मी, व्हिच मीन्स कि जो मेरे अंदर वुमनहुड है उसको खत्म कर दो, मेरे अंदर क्रुएलिटी ला दो, मेरे अंदर रूथलेसनेस ला दो। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, ये सेंटेंस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लेडी मैकबेथ प्रे कर रही है, किससे प्रे कर रही है? डार्क, कह सकते हैं कि ये जो डार्क और इविल स्पिरिट है उससे प्रे कर रही है। कहती है द रावेन हिमसेल्फ इज हॉर्स दैट क्रॉक्स द फेटल एंट्रेंस ऑफ डंकन अंडर माय बैटलमेंट्स, कम यू स्पिरिट that tend on mortal thoughts, unsex me here and fill me from the crown to the top, to the toe to top full, which means he is trying to tell the spirit कि मेरे अंदर से जो मॉर्टल थॉट है उसको खत्म कर दो और अनसेक्स कर दो मुझे, विच मीन्स कि मेरे अंदर का जो वुमनहुड है वो छीन लो, मेरे अंदर से वुमनहुड हटा दो मेरे अंदर से, क्योंकि वुमेन के पास केयर होता है ना? वुमेन बहुत केयरफुल होती है, बहुत केयर करती है। तो वो कहती है कि मैं केयरफुल नहीं होना चाहती, मैं मैन की तरह बनना चाहती हूँ, मेरे अंदर ऐसी चीज़ें भर दो ताकि ताकि मैं काफ़ी रूथलेस हो जाऊँ, क्योंकि उसे डंगन को मारना है। फिर कहती है of direst cruelty, make thick my blood, मेरे blood को thick बना दो, stop up the excess and passage to remorse, that no computation visiting of nature's sake my fell purpose, nor keep peace between the effect and it, come to my woman's breast। देख रहे हो यहाँ पे कह रही है कि जितने भी पैसेजेस हैं रिमोर्स के, है ना, या फिर कंपटीशन के सारे खत्म कर दो, मेरे अंदर बिल्कुल भी रिमोर्स ना हो, है ना? मैं इतनी क्रूर बन जाऊं कि जो मेरा पर्पस है वो पर्पस मैं फुलफिल कर पाऊं, है ना? इसलिए कहते हैं कीप पीस बिटवीन द इफेक्ट एंड इट, कहते हैं कि पीस को इसके बीच में मत लाना। इसलिए कहते हैं कम टू माई वुमेन्स ब्रेस्ट एंड टेक माई मिल्क फॉर गाल, you mothering ministers, whenever in your sightless substances you wait on nature's mischief, come thick night and pall thee in the dense smoke of hell, that my knee knife see not the wound it makes, nor heaven peep through the blanket of the dark to cry, hold, hold, which means he wants to become someone जो कि काफ़ी रूथलेस है, काफ़ी मर्सीलेस है, जिसके अंदर कोई रिमोर्स नहीं है ना? आगे चलते हैं। फिर सीन 6 में डंकन एंड हिज सन अलॉन्ग विथ बैंको एंड अदर लॉर्ड्स अराइव एट मैकबेथ कास्टल। डंकन और उसके बेटा सारे के सारे विथ बैंको कहाँ आते हैं? मैकबेथ के कास्टल पे। डंकन एडमायर करता है कास्टल को, ठीक है? बस यही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है बैंको और किंग के बीच में। फिर एक्ट सीन 7 मैकबेथ डिबेट्स विथ हिमसेल्फ एंड सोर्स अप विथ हिज करेज टू किल डंकन। मैकबेथ डिबेट करता है, क्योंकि जब लेडी मैकबेथ बताती है उसको इस चीज़ के बारे में, तो मैकबेथ डिबेट करता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा काम करना नहीं चाहिए। However, he begins to have second thought, लेकिन उसके दिमाग में फिर सेकंड थॉट आता है, क्योंकि लेडी मैकबेथ बार बार उसको कहती है ना? और कहती है गोज फॉर टेलिंग हिज वाइफ दे विल प्रोसीड नो फर्दर, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। बट वो रिस्पॉन्स करती है कैसे? सी रिस्पॉन्ड्स बाय क्वेश्चनिंग हिज करेज एंड हिज मैनहुड एंड आस्क्स व्हाई ही टोल्ड हर अबाउट द विचेस इफ ही डिड नॉट वांट टू बिकम किंग। कहती है कि तुमको जब राजा बनना ही नहीं था, है ना, तो तुमने मुझे बताया क्यों इस चीज़ के बारे में? तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें सुन के जो डंकन है, जो मैकबेथ है, वो एग्री करता है कि ठीक है मैं करूँगी। इसलिए कहता है सी एश्योर्स हिम देयर प्लान विल सक्सीड इफ मैकबेथ डज व्हाट ही इज सपोज टू डू। और वो एश्योर करती है कि अगर मैकबेथ वैसा ही करेगा जैसा उसे करना चाहिए, जैसा मैं बता रही हूँ, तो बिल्कुल भी प्लान फेल नहीं होगा, ठीक है? और इवेंचुअली मैकबेथ क्या बनेगा? राजा बनेगा। फिर शी एक्सप्लेन दैट द डिटेल सेइंग शी विल गेट डंकन्स गार्ड ड्रंक एंड मैकबेथ विल स्टैब डंकन इन हिज स्लीप। और कहती है कि वो क्या करेगी, जितने भी गार्ड्स हैं सबको ड्रंक कर देगी, और मैकबेथ लास्ट में क्या करेगा, जब राजा सो रहा होगा तो उसको स्टैब करके मार देगा। कन्विंस्ड एट लास्ट मैकबेथ प्रेज्ड हिज वाइफ्स नर्व, ही इज रेडी। और लास्ट में इवेंचुअली कन्विंस हो जाता है। वैसे भी अपनी वाइफ से कौन कन्विंस नहीं होता है, इवेंचुअली कन्विंस ही होना पड़ता है। इफ यू हैव अ गर्लफ्रेंड तो यू वुड नो कि इवेंचुअली अगर गर्लफ्रेंड बोलेगी रात तो रात, दिन तो दिन, तो बेचारा ये तो मैकबेथ ही है। तो ये भी क्या हो गया, ये भी कन्विंस हो गया अपनी वाइफ से। एक्ट 2 सीन 1 में क्या होता है? कहता है एट मैकबेथ कास्टल। अब हमें पता चल गया है कि
जो राजा डंकन है, किंग डंकन, और उनके जितने भी साथी हैं, वो सब के सब कहाँ पे है? मैकबेथ के कासल में है, क्योंकि मैकबेथ अभी जीत के आया है। और इस जीत का जो श्रेय कह सकते हैं कि जो एक नेशनल वॉर चल रहा था और एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो इसका जो श्रेय मिलता है वो किसको मिलता है? वो मैकबेथ को मिलता है। एंड इसलिए मैकबेथ के घर पे हर कोई है। तो एट मैकबेथ कासल, अब ये जो एक्ट 2 सीन 1 है मैकबेथ के कासल में है। बैंको एंड हिज सन फ्लेन्स एंटर द कोर्टयार्ड। बैंको और उसका बेटा कोर्टयार्ड में आता है। बैंको कहता है, acknowledges that he dreamt of the weird sister, the witches and its, मतलब कहता है, बैंको कहता है अपने बेटे को, मतलब बताने की कोशिश करता है कि वो सपना देखा था, या फिर एक तरह से खुद एक्नॉलेज करता है कि उसने एक सपना देखा। किसके बारे में? उस वियर्ड सिस्टर के बारे में जिससे वो मिला था, जो थ्री विचेस हैं। थ्री विचेस को वियर्ड सिस्टर कहते हैं। और कहते हैं कि एंड इट इज प्री ऑक्यूपाइड विद देयर प्रोफेसीज, और वो ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड, उसके दिमाग में ऑलरेडी ये चीज़ चल रही है कि क्या उसने सच में सही बोला था, क्या सच में मेरा बेटा आगे जाके राजा बनेगा, है ना। ही इज सो कंफ्यूज्ड, इसको समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ऐसा होने वाला है। फिर कहता है कि बैंको सस्पेक्ट द मैकबेथ मे हैव बीन थिंकिंग अबाउट द विचेस एज वेल। अब बैंको जो है, बैंको क्योंकि फ्रेंड है, दोनों ने एक साथ विच से मिला था, और तीनों के तीनों विचेस दोनों के बारे में प्रोफेसीज की थी। और पहली प्रोफेसी सच हो गई। कौन सी प्रोफेसी? कि मैकबेथ जो है वो क्या बनेगा? थीन ऑफ कॉर्डोर बनेगा, है ना। तो थीन ऑफ ग्लेम्स के बाद थीन ऑफ कॉर्डोर बना, और ये चीज़ प्रूव हो गया। तो अब दोनों के दिमाग में ये विचार चल रही है कि सच में जो विचेस ने जो बोला था कि वो वैसा होगा, है ना। फिर आगे कहता है, मैकबेथ वहाँ पे आता है। मैकबेथ एंटर्स एंड इज कंसर्न्ड अबाउट द बैंको सस्पिशन। ही आस्क्स बैंको इफ ही इज हेडिंग टू बेड, एंड बैंको कंफर्म्स दैट ही इज, व्हिच मींस नाउ कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, दोनों फ्रेंड्स के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट है। मैकबेथ को लग रहा है, बैंको को पता है, बैंको के दिमाग में ये चल रहा है ना। और उसको लग रहा है कि सस्पिशियस हो रहा है वो, कि कहीं अगर मैं कुछ करूँगा तो मैकबेथ के ऊपर ही तो नहीं, तो ये आ जाएगा। मतलब अगर सपोज राजा डंकन का मर्डर करेगा तो मैकबेथ के ऊपर आ जाएगा, ये सोच रहा है, क्योंकि बैंको को पता है ये चीज़। और बैंको एट द सेम टाइम वो मैकबेथ के बारे में सोच रहा है कि कहीं मैकबेथ अगर ऐसा सोच रहा होगा तो मुझे भी तो नहीं मरवा देगा, क्योंकि आगे आने वाला जो जनरेशन है मेरा, है ना, वो राजा बनेगा, ऐसा विचेस ने बोला था। तो देयर इज अ मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, दोनों के दिमाग में चल रहा है और दोनों काफ़ी सोच रहे हैं इस पर। ठीक है, वैसे इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट आएगा वहाँ पे हम पढ़ देंगे। फिर आगे एक्ट 2 सीन 2 में कहता है, मैकबेथ प्रिटेंड्स टू बी casual and mentions that Banco can keep his loyalty and silence. He is rewarded greatly in future. Now Macbeth जो है वो pretend करता है, वो pretend इसलिए कर रहा है क्योंकि even Banco knows that Macbeth is going to be the leader. Macbeth is going to be the king of Scotland. तो in that situation Macbeth जो है he is going to help किसको? Banco को आगे, मे बी अगर उसकी लॉयल्टी या वो साइलेंस रहेगा या वो लॉयल रहेगा मैकबेथ की तरफ, तो अगर वो राजा बनेगा तो आगे जाके मैकबेथ उसको सोचेगा स्पेयर, उसका लाइफ स्पेयर करने के बारे में, है ना। तो एक सेंस में यहाँ पे धमकाई तो नहीं जा रही है, बातें उस तरह से नहीं की जा रही है, लेकिन एक टोन सेट किया जा रहा है कि मैकबेथ जो है वो धीरे धीरे एग्रेसिव होता जा रहा है ना। फिर आगे कहता है, बैंको वाइल स्टिल वरीड एग्रीज टू कीप हिज साइलेंस। अब ऑब्वियस बात है, बैंको के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, सो अब वो डिसाइड करता है कि ही विल नॉट स्पीक अबाउट इट, है ना, विथ एनीवन। फिर उसके बाद वो बेड पे चला जाता है सोने के लिए। फिर मैकबेथ सीज अ विजन ऑफ अ डैगर। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कहानी बदल रही है, क्योंकि अब तक जो मैकबेथ है वो अपने फुल कंपस मेंटिस में है। कंपस मेंटिस का मतलब अपने फुल कॉन्शियसनेस में है ना। वो उसे पता है कि वो क्या कर रहा है, उसे रियलाइजेशन है और वो हर चीज़ समझ रहा है। लेकिन यहाँ से मैकबेथ की जो साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है, या फिर एक तरह से कह साइकोलॉजिकली मैकबेथ जो है वो डिटेरिएट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा कमजोर होता जा रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है हमें। तो मैकबेथ सीज अ विजन, मैकबेथ को विजन आता है, सपना आता है। क्या चीज़ का सपना आता है? एक डैगर का सपना आता है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्ले के अंदर, है ना। ये जो डैगर है, डैगर का जो सपना आ रहा है इसको, ये जो डैगर को देख रहा है ना, इसके बारे में। अब जैसे देखो यहाँ पे ये कॉन्वर्सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है। कहता है, इज दिस, मतलब इमेजिनेशन कर रहा है ये, ही इज ड्रीमिंग, इट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं कि इसके सामने डैगर है, बट ही इज इमेजिनिंग। कहता है, इज दिस अ डैगर विच आई सी बिफोर मी। क्या ये डैगर है जो मेरी आंखों के सामने आ रहा है? तो जो डैगर है वो कह सकते हैं कि इस पूरे प्ले का सबसे इंपॉर्टेंट सिंबल है।
कहता है द हैंडल टुवर्ड्स माई हैंड, कम लेट मी क्लच दी, आई हैव दी नॉट एंड येट आई सी दी स्टिल, आर्ट thou not fatal vision sensible to feeling as though sight, or art thou but a dagger of the mind, a false creation? देख रहे हो ना, अब he is very confused, वो काफी perplex में है, उसे पता नहीं है कि वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। उसके दिमाग में उसकी आंखों के सामने एक डैगर है, और डैगर जो है वो उसकी तरफ देख रहा है, विच मीन्स कि उसकी आंखों के सामने, उसकी नजरों के सामने एक हवा में एक डैगर है, और वो इमेजिन कर रहे हैं कि क्या सच में ये डैगर है या फिर ये मेरे दिमाग का इमेजिनेशन है, या फिर मैं सिर्फ इमेजिन कर रहा हूँ, ये फॉल्स क्रिएशन है ना। ही सो कंफ्यूज, ये जो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, है ना, कि क्या हो रहा है। सो यहाँ से पता चला कि वो साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है, धीरे धीरे उसकी जो साइकोलॉजिकल ब्रेन है, उसकी जो मतलब एक कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे कम होती जा रही है ना। फिर कहता है प्रोसीडिंग फ्रॉम द हीट ऑफ प्रेस्ड ब्रेन, आई सी दी येट इन फ्रॉम अ पैल्पेबल as this which now I draw, thou marshals me the way that I was going, and such an instrument I was to use। मतलब which means कि इसके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि वैसा इंस्ट्रूमेंट वो यूज करने वाला है, और वो इंस्ट्रूमेंट इसके सामने दिख रहा है इसको, है ना। इसलिए कहते हैं कि माइन आईज आर मेड द फूल्स ऑफ द अदर्स सेंसेस और एल्स वर्थ ऑल द रेस्ट, आई सी दी स्टिल। और बार बार ये सोच ही रहा है, सोचे जा रहा है, सोचे जा रहा है, बट स्टिल मतलब वो काफी समझने की कोशिश कर रहा है कि वेदर व्हाट ही इज सीइंग इन फ्रंट ऑफ हिम, वो जो एक डैगर को देख रहा है अपने आंखों के सामने, क्या वो सच है कि नहीं है। और फिर भी वो लास्ट में ये उसके दिमाग में यही रहता है कि हाँ आई स्टिल सी, मतलब आई सी दी स्टिल, मतलब मैं अभी भी देख रहा हूँ उस डैगर को। तो यहाँ पे डैगर सिंबलाइज कर रहा है, मर्डर को सिंबलाइज कर रहा है, इसके ब्लड को सिंबलाइज कर रहा है ना, डेथ को सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे। आगे क्या होता है, फिर लेडी मैकबेथ आती है। लेडी मैकबेथ वेट्स एंक्शियसली फॉर हर हस्बैंड मैकबेथ हु हैज गॉन टू किल डंकन। तो ये जो इमेजिनेशन था, जब वो डैगर लेके मारने जा रहा था, विच मीन्स डैगर इसके हाथ में अभी नहीं है, लेकिन वो इमेजिन किया था कि वो डैगर से मारेगा। बातें हुई थी लेडी मैकबेथ के साथ कि अगर मैकबेथ अगर मर्डर करेगा किंग डंकन का, तो ही इज गोइंग टू यूज द डैगर, और वो डैगर इसके आंखों के सामने बन रहा है ना, एक तरह से रिफ्लेक्शन में। और लेडी मैकबेथ वेट कर रही है, सीन आगे उसी सीन में लेडी मैकबेथ वेट कर रही है अंदर, और वो सोच रही है कि मैकबेथ कब वापस लौटेगा किंग डंकन को मार के। फिर मैकबेथ रिटर्न होता है कुछ समय बाद। मैकबेथ रिटर्न्स, हिज हैंड्स एंड क्लोथ्स कवर्ड इन ब्लड, होल्डिंग द ब्लडी डैगर। और उसके जो पूरे हाथ हैं, है ना, पूरा हाथ और कपड़े पूरे के पूरे ब्लडी हैं, मतलब खून से सना हुआ है ना, और हाथ में उसके डैगर है जो कि उसने यूज किया था मर्डर करने में। फिर कहता है ही एक्सप्लेन्स द सिचुएशन एंड हिज डीड्स, और वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है लेडी मैकबेथ के सामने। देखो यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन है, कहता है एंटर मैकबेथ कैरिंग टू ब्लड स्टेन ड्रैगर्स। यहाँ पे दो ब्लड स्टेन ड्रैगन है, किसके हाथ में, मैकबेथ के हाथ में। कहता है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ कहती है माय हस्बैंड, व्हिच मींस आ चुका है मैकबेथ। मैकबेथ कहता है आई हैव डन द डीड, डिडस्ट दाउ नॉट हियर अ नॉइज। व्हिच मींस देखो इसकी साइकोलॉजिकल मानसिक स्थिति को देखो। कह रहा है मैकबेथ आई हैव डन द डीड, मैंने डीड कर दिया, मतलब मैंने वो काम कर दिया जिस काम के लिए मैं गया था, व्हिच मींस ही हैज किल्ड द डंकन। नाउ ही सेइंग डिडस्ट दाउ नॉट हियर अ नॉइज, क्या तुम्हें कोई नॉइज सुनाई नहीं दिया। व्हिच मींस यहाँ पता चल रहा है साइकोलॉजिकली मैकबेथ मर्डर करने के बाद डिस्टर्ब हो चुका है, क्योंकि उसको उसके कानों में आवाज सुनाई दे रही है, उसके दिमाग में आवाज सुनाई दे रही है। लेडी मैकबेथ कहती है आई हर्ड द आउल स्क्रीम एंड द क्रिकेट्स क्राई, डिड नॉट यू स्पीक। लेडी मैकबेथ कहती है मैंने सुना, क्या सुना, मैंने सुना और आउल को देखा, मतलब उल्लू को देखा स्क्रीम करते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए, और क्रिकेट्स को क्राई करते हुए। तो ये एक तरह से बैड ओमेन होता है। अब इंडिया के अंदर तो मैंने नहीं सुना है कि जब झिंगुर बोलती है तो उसको एक बुरा सपना या मतलब एक कहते हैं ना ओमेन, बैड ओमेन की तरह देखा जाता है, ऐसा मैंने नहीं सुना है। लेकिन इंग्लैंड में खासकर एलिजाबेथन समाज में लोग ये सुपरस्टिशियस बिलीव लोगों के अंदर था। उनको लगता था कि जब उल्लू जो है जब वो क्राई करेगा, जब वो रोएगा, तो विच मीन्स कुछ बुरा होने वाला है ना। तो वही लेडी मैकबेथ कह रही है कि उसने क्या देखा, आउल की स्क्रीन देखा उसने, मतलब सुना उसने, और क्रिकेट्स की क्राइज सुने। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि लेडी मैकबेथ जब मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करके वापस आया था, तो लेडी मैकबेथ ने क्या सुना। फिर मैकबेथ कहता है कि व्हेन, लेडी मैकबेथ कहती है अभी 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 मैंने सुना। मैकबेथ कहता है एज आई डिसेंडेड, जब मैं वापस आ रहा था। तो ये एक जो टोन है, देख लो ना यहाँ पे टोन भी काफी सॉम्बर की तरह, मतलब सॉम्बर टोन है, मतलब काफी डार्क टोन है।
लेडी मैकबेथ कहती है आई, मतलब यस। फिर मैकबेथ कहता है हाँ, हु लाइज इन द सेकंड चैम्बर, कौन है दूसरे चैम्बर में, मतलब क्योंकि वो चैम्बर से बना होता है, तो कहता है कि मेरे बगल वाले चैम्बर में कौन है, कौन कौन सो रहा है। तो लेडी कहती है डोनाल्ड बेन। फिर मैकबेथ कहता है लुक्स एट हिज हैंड, अपने हाथों को देखता है मैकबेथ, कहता है दिस इज अ सॉरी साइड, व्हिच मींस नाउ ही इज वेरी सॉरी अबाउट इट। अब वो उसे पछतावा हो रहा है। लेडी कहती है अ फुलिश थॉट टू से अ सॉरी साइड। कहता है कि एक लेडी मैकबेथ देखो, अब इससे पहले हमने देखा था एक्ट वन में, एक्ट वन के शायद सीन 6 या 7 में लेडी मैकबेथ प्रे कर रही होती है किससे, उस डार्क कह सकते हैं कि डार्क गॉड, डार्क लॉर्ड से, या फिर वो चाहती है कि उसको अनसेक्स कर दिया जाए, विच मीन्स कि शी डजंट वांट टू बी अ लेडी एनीमोर। वो चाहती है कि उसके अंदर जो पावर है वो रूथलेसनेस वाला पावर आ जाए, है ना, काफ़ी ज़्यादा वो अग्रेसिव हो जाए, काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर एंगर आए, काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो फील नहीं कर पाए जो एक वुमेन फील करती है, एक मासूमियत फील करती है, वो फील ना करे। अब उसके अंदर लेडी मैकबेथ के अंदर ये दिख रहा है, एक विलेनी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जब मैकबेथ को बुरा लगता है तो लेडी मैकबेथ कहती है अ फुलिश थॉट, तुम्हारे जो दिमाग में जो चल रहा है वो फुलिश थॉट है, तुम ये सब बंद करो, विच मीन्स वो कंसोल कर रही है कि तुमने जो भी चीज़ किया है ना, तुमने अच्छा किया। सी इज ट्राइंग टू सपोर्ट हिम। अब ये किस तरह से सपोर्ट करी वो तो दिखेगा। मैकबेथ कहता है देयर इज वन डिड लाफ इन स्लीप एंड वन क्राइड मर्डर। देखो सारे के सारे इसके थॉट में दिमाग में चल रहा है। कहता है कि देयर इज वन डिड लाफ, मतलब उसमें से एक आदमी क्या किया, हंसा, मेरे पे हंसा सोए सोए में, और वन क्राइड मर्डर, और एक चिल्लाया कि मर्डर हो चुका है। That they did wake each other. I stood and heard them, but they did not say their prayers and address them again to sleep. और कहता है कि वो उठा लेकिन फिर वो दोबारा से सो गया, उसने कुछ बोला नहीं, उसने कोई प्रेयर नहीं किया, विच मीन्स ऑब्वियस बात है अगर कोई मर्डर देखेगा तो चिल्लाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैकबेथ के ब्रेन में ये चल रहा है। अब इवन जिस तरह से लिखा गया है, जिस तरह से शेक्सपियर ने लिखा है, तो इससे पता नहीं चल रहा है कि सच में मैकबेथ के ब्रेन में ही चल रहा है या एकदम सपने में, मतलब या सोते सोते, सच में होता है ना कोई सोते सोते कुछ बोल देता है, तो सच में उसने बोला, मतलब व्हाट वाज द रियल कॉज वहाँ पे, मतलब व्हाट वाज द रियल सिचुएशन, उसको मैकबेथ के अंदर शेक्सपियर ने क्या किया है, काफ़ी इंटेंस में रखा है, ताकि लोग ये ना सस्पेशन में रखा है कि ताकि जब इस स्पेक्टेटर या फिर जब ऑडियंस इसको सुनेगा तो वो भी उसी तरीके से फील करेगा जिस तरह से एक ऑडियंस को रिवेंज ट्रेजेडी देख के फील करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सीन 2, मतलब अभी भी सीन 2 चल रहा है। लेडी मैकबेथ रिटर्न्स एंड टेल्स मैकबेथ टू वॉश द ब्लड फ्रॉम हिज हैंड। लेडी मैकबेथ कहती है तुम अपने हाथ से जो ब्लड है उसको वॉश कर लो। दे हियर अ नॉकिंग, और तभी डोर पे आवाज आती है, किस चीज की, कहता है एंड लेडी मैकबेथ अर्जेस मैकबेथ टू गो टू देयर चैम्बर्स टू चेंज एंड प्रिटेंड टू बी इनोसेंट। अब लेडी मैकबेथ देखो यहाँ पे सारी की सारी चीज लेडी मैकबेथ कर रही है, क्योंकि मैकबेथ अब अपनी पूरे दिमागी हालात से कमजोर हो चुका है ना, उसे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो लेडी मैकबेथ है वो कहती है कि जाओ तुम अपने चैम्बर में जाओ और ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुम इनोसेंट हो, तुमने कुछ किया ही नहीं, ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुमने कभी कुछ देखा ही नहीं। फिर लेडी मैकबेथ एग्जिट करती है ना स्टेज से, आंसर द डोर, डोर को ओपन करती है, एंड मैकबेथ इज लेफ्ट अलोन टू ग्रैपल विद हिज गिल्ट। और मैकबेथ अकेला पड़ जाता है अपने गिल्ट को अंदर लिए हुए, है ना। तो देखो यहाँ पे कॉन्वर्सेशन है, कहती है लेडी मैकबेथ, हु वाज इट दैट thus cried, why worthy thing? You do unbend your noble strength to think. So, brain sickly of things, go get some water and wash this filthy witness from your hand. Why did you bring these daggers from the place? Now, Lady Macbeth क्योंकि बहुत चालाक है, she is too clever, she is too कह सकते हैं कि डार्क फेस्ड, डार्क फेस मतलब वो तो डार्क फेस ब्लैक हो जाएगा, लेकिन मतलब एक सेंस में ये है कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डार्क डीड्स चल रहे हैं ना, उसके दिमाग में बहुत कोई नोबल थॉट नहीं चल रहा है, वो हमेशा बदला ही लेना, बदला नहीं, यहाँ पे बदला नहीं है बल्कि मर्डर ही करना चाह रही थी, और उसके अंदर वो दिख रहा है, वो जो प्रे कर रही थी कि उसके अंदर जो वुमेन की क्वालिटी है वो सारी खत्म हो जाए, मासूमियत खत्म हो जाए, वो दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इसलिए वो कहती है कि तुम जाओ अपने फिल्दी विटनेस, ये जो फिल्दी हाथ हैं ना, तुम्हारे हाथों में जो रेड ब्लड है ना, उसको वॉश करके आओ, और तुम डैगर वापस क्यों लेके आ गए। अब वो कह रही है कि डैगर तो प्रूफ होता, अगर तुम डैगर वापस लेके आ गए तो लोग समझेंगे कि किसी ने मर्डर करके भाग गया, लेकिन अगर डैगर छोड़ दिए होते तो कुछ और लोग सोचते, है ना। इसलिए कहती है कि दे मस्ट लाई देयर, इसको वहीं पे छोड़ना चाहिए था तुम्हें। गो कैरी देम एंड स्मीयर द स्लीपी गूम्स विद ब्लड, और कहती है कि तुम जाओ और वहां पे दोबारा से रख दो स्मीयर, मतलब वो भी कह रही है
देखो फिर आगे मैकबेथ कहता है कि आई विल गो नो मोर, लेकिन मतलब वो ये कह रही है कि जाओ दोबारा से उस उस नाइफ को वहीं पे, उस डैगर को वहीं पे जाके रख दो, है ना। लेकिन मैकबेथ कहता है कि आई विल गो नो मोर, मतलब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब उसके अंदर साहस नहीं है, अब उसके अंदर करेज नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि लेडी मैकबेथ जब बोल रही थी अनसेक्स मी, यहाँ पे मैकबेथ की जो क्वालिटी है, जो एक मेल की क्वालिटी है, वो फीमेल के अंदर आ चुकी है ना। अब वो करेजियस हो चुकी है। अब यहाँ पे जो मैकबेथ एक करेजियस वॉरियर था, वो नहीं रहा। तो देख लो यहाँ पे एक्शन जो है वो फॉल हो रहा है। यहाँ पे मैकबेथ ने खुद अपनी गलती कर दी। देखो मैंने बताया था ना ट्रेजेडी के बारे में, जब एरिस्टोटल कहते हैं एक राइजिंग एक्शन होता है, और एक राइजिंग एक्शन में एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर है, जो लीडर होता है, जो हीरो होता है, उसके उसने अनजाने में गलती कर देता है। तो यहाँ भी क्या हो गया, मैकबेथ अनजाने में गलती कर दिया, क्योंकि वो मर्डर करना नहीं चाह रहा था, बट लेडी मैकबेथ की वजह से उसको मर्डर करना पड़ा, और इस चीज का ग्रीफ उसे खाए जा रहा है अंदर से, है ना, वो दिख रहा है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेजेडी, क्योंकि लोग जब इंसान जब उसको देखेगा, जब स्पेक्टेटर उसको देखेगा, वॉच करेगा, तो वो फील कर पाता है कि देखो उसने बुरा किया, उसके साथ क्या हो रहा है। तो ताकि इंसान जो भी उसको वॉच कर रहा है, जो भी उसको देख रहा है, वो अपने आप में एक तरह से फील कर पाए, और ऐसी गलती वो कभी ना करे, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर मैकबेथ कहता है आई विल गो नो मोर, वही है कॉन्वर्सेशन इन फ्रॉम अ पर्पस, गिव मी द डैगर्स, द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट अ पिक्चर्स। अब वो वही कह रही है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए कि लाओ मुझे डैगर दे दो, और जो तुम इतना सोच रहे हो, इतना सोचना नहीं है, क्योंकि तुम एज अ पिक्चर की तरह समझो कि जो सोए हुए हैं, मतलब जो जो लेटे पड़े हैं, क्योंकि सब सोया हुआ है, ऑब्वियसली किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इवेंचुअली जब सो के उठेगा लोग तो पता चलेगा ही। आगे देखो मैकबेथ का कॉन्वर्सेशन है, मैकबेथ क्या कहता है। फिर मैकबेथ की सिर्फ दिमागी हालत पता चल रहा है। यहाँ पे देखो ये ब्लडी हैंड है ना, जो कि एक सिंबल है, डेथ का सिंबल है यहाँ पे, या फिर फॉल का सिंबल है। यहाँ पे मैकबेथ कहता है वेंस इज द नॉकिंग, मतलब कहाँ 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 आवाज आ रही है दरवाजा खटखटाने की। हाउ इट इज विथ मी व्हेन एवरी नॉइज अपील्स मी, कहता है कि मेरे साथ ही क्यों हर हर आवाज मुझे ही क्यों गूंज रही है। तो देखोगे जब कुछ गलत करके आओगे ना, कभी भी अगर गलती से भी गलती हुई होगी तुम लोगों से, तो जब घर में आते होगे तो हर छोटी छोटी आवाज, हर छोटी छोटी चीजें तुम्हें हमेशा डरा देता होगा। या फिर सपोज अगर कोई भूत की कहानी तुम्हें बताई होगी कोई दादी या नानी, वैसे मेरी जो नानी थी वो बहुत कहानी बताया करती थी। तो बचपन में हम बहुत डर जाते थे, जब भी नानी घर जाते थे तो रात में बहुत डर जाते थे। तो छोटी छोटी आहट भी हमें डरा देती थी, है ना। तो सोचो उस सिचुएशन को इमेजिन करो। इसलिए कहता है हर छोटी छोटी नॉइज मुझे क्यों अपील हो रही है, मुझे क्यों सुनाई दे रही है। व्हाट हैंड्स आर हियर, ये जो हाथ है, हाँ, दे दे प्लक आउट माइन आईज। और उसको ऐसा लग रहा है कि उसकी उसकी जो आंखें हैं, मतलब उसकी खुद की हाथें उसकी आंखों को निकाल रही हो, है ना। विल ऑल ग्रेट नेपच्यून, देखो ये कॉन्वर्सेशन जो है ना, ये सेंटेंस खासकर ये बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यहाँ पे। यहाँ पे देखो कहता है कि विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉज दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, नो दिस माई हैंड विल रादर द multitudinousness sees incarnadine making the green one red। मतलब यहाँ पे कहना चाह रहा है ये मैकबेथ, मतलब अब ऑब्वियस बात है कन्फ्यूजन है, काफ़ी कंफ्यूज्ड है, और काफ़ी साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो चुका है। वो कहता है कि क्या ग्रेट नेपच्यून का जो ओशन है, नेपच्यून मतलब प्लेनेट है, कहता है कि जो ग्रेट नेपच्यून का जो ओशन है ना, क्या उसकी उसका जो वाटर है, उसका जो ओशन है, क्या वो भी मेरे हाथों का ब्लड हटा पाएगा। क्योंकि वो जो अपने हाथों को देख रहा है ना, जब वॉश कर रहा है हाथ को, तो हाथ साफ ही नहीं हो रहा। और वो हाथ कैसा है, कहता है कि इनकार्नेडिन है, विच मीन्स कि ब्लडी रेड है। ब्लडी रेड जो मैरून कलर का रेड होता है, बिल्कुल डार्क रेड होता है, उसको कहते हैं। तो उसका जो हाथ है बिल्कुल डार्क रेड है, और उसको उसके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि ये जो मैंने किया है, क्या ये कभी मेरे हाथों से जाएगा, कभी हाथों से खत्म होगा। विच मीन्स यहाँ पे साइकोलॉजिकली डेप्थ है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, कहने की ये कोशिश करे जो मैंने किया, जो जो गलती मैंने किया, क्या कभी मैं इस चीज़ का पश्चाताप कर पाऊंगा, है ना। इसलिए कहता है कि मेकिंग द ग्रीन ऑन रेड, मतलब अब जो भी वहाँ जो ग्रीन कारपेट है वो सब कुछ रेड हो चुका है। फिर लेडी मैकबेथ वापस आती है, वो दरवाजे पे गई थी, अब लेडी मैकबेथ वापस आ रही है। मैकबेथ ये अपने आप में बोल रहा है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है, ये कॉन्वर्सेशन कौन सा कॉन्वर्सेशन है, देखो हम पहले बता चुके हैं, सॉले लिखी है। याद है मैंने बताया था ना सॉली लिखी, जिसमें एक ही स्पीकर होता है। मे भी एग्जाम में पूछ दे कि सॉले लिखी किसको कहते हैं। तो सॉलिडिटी का मतलब है मोनो स्पीकर होता है, उसमें सिंगल स्पीकर होता है, और वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है। उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही है वो ऑडियंस को एड्रेस कर रहा होता है, मतलब जोर से बोल रहा होता है। ऐसा भी नहीं कि वो जान के ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, बल्कि वो खुद अपने दिमाग में दिमाग की बातें वो बोल रहा होता है, और सिर्फ ऑडियंस सुन रहा होता है, अदर कैरेक्टर नहीं सुना, यहाँ पे कोई नहीं है।
रूम के अंदर कोई नहीं है, मैकबेथ अकेला है और हाथ वॉश करने की कोशिश कर रहा है और ये चीज़ उसके दिमाग में चल रही है। फिर लेडी आती है, लेडी मैकबेथ आती है, कहती है माई हैंड्स आर ऑफ योर कलर बट आई शेम टू वियर अ हार्ट सो वाइट। कहती है कि जो मेरा हाथ है बिल्कुल तुम्हारे हाथ के कलर की तरह हो चुका है, विच मीन्स लेडी मैकबेथ वापस गई थी, है ना, डैगर को रखने के लिए, फिर वापस आई तो उसके भी हाथ ब्लडी हो गए, लेकिन कहती कि बेटा शेम, मेरे अंदर शेम है टू वियर अ हार्ट सो वाइट, मेरे अंदर जो हार्ट है, जो वाइट हार्ट है, विच मीन्स की जो प्योर हार्ट है, प्योरिटी की यहाँ पे सिंबल कर रही है कि देखो मैं तो प्योर भी नहीं हूँ, मतलब मैं प्योर नहीं हूँ, लेकिन मेरे भी जो हाथ है ना वो भी ब्लडी क्या हो चुके हैं, रेड हो चुके हैं। आ हियर अ नॉकिंग, मतलब नॉक की आवाज आती है, फिर कहते हैं आ हियर अ नॉकिंग एट द साउथ एंट्री, साउथ एंट्री से नॉकिंग की आवाज आ रही है। रिटायर वी टू आवर चैम्बर, अ लिटिल वाटर क्लियर्स अस ऑफ दिस डीड, हाउ इजी इट इज देन, योर constancy hath left you understand, knock hard more knocking। अब बीच में नॉक हो रहा है, लेडी मैकबेथ और मैकबेथ के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है, मैकबेथ काफी डरा हुआ है ना, डरा हुआ तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैकबेथ जो है काफी डिस्टर्ब भी है। फिर सीन 3 आता है, सीन 3 में वी गेट टू नो कि द सीन इज सेट आउटसाइड मैकबेथ कासल। अब ये जो सीन है मैकबेथ के कासल के बाहर है, क्योंकि अब लोगों को पता चलेगा कि एक्चुअल में रात में हुई क्या थी। तो a hangover porter answers the knocking from the previous scene and finds Macduff and Lennox at the gate। मैकडफ और लेनक्स को पाता है कौन, एक पोर्टर पाता है, मतलब एक सर्वेंट पाता है, कहाँ पे, उसी चैम्बर के बाहर जिस चैम्बर में राजा थे। तो इसलिए कहता है कि मैकडफ गोज टू वेक द किंग, और उसमें से जो मैकडफ है वो जाता है कहाँ, मैकडफ जाता है राजा को उठाने के लिए। तो कहता है कि इन द मीन टाइम, यहाँ पे मीन होगा, मिस्टेक हो गया, इन द मैन लिखा गया। इन द मीन टाइम लेनॉक्स डिस्क्राइब्स अ नाइट ऑफ अनरूली वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड सिनिस्टर वॉइसेस इन द एयर। और उसी बीच में जो मैकडफ है वो कॉन्वर्स, मतलब मैकडफ जो है वो जाता है कहाँ, अंदर देखने के लिए, राजा को उठाने के लिए जाता है, लेकिन उसी समय जो लेनॉक्स है वो डिस्क्राइब करता है कि मैंने रात में बहुत डरावनी चीजें सुनी, वेदर की आवाज, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड की आवाज, ऐसा लग रहा हो जैसे वो सिनिस्टर आवाज है, होता है ना, कभी कोई भूत की मूवीज देखोगे तो इस तरह से हवा चलेगी जैसे हवा नॉइज कर रहा हो, और वो जो नॉइजी जो हवा होगा वो डराता है, सिनिस्टर टाइप का होता है ना, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर मैकडफ रिटर्न्स टू से द किंग हैज बीन मर्डर्ड, और जैसे ही मैकबेथ बाहर निकलता है तो वो चिल्ला के कहता है कि किंग का मर्डर हो चुका है, किंग इज डेड, है ना। तो यहाँ पे देखो ये कॉन्वर्सेशन थोड़ा सिंबॉलिक है। यहाँ पे कहता है, लेनक्स कहता है द नाइट हैज बीन अनरूली वेयर वी ले, आवर चिमनीज वेर ब्लोन डाउन एंड एज दे से lamenting hurt I the air strange screaming of death and prophesying with accents terrible of dire combustion and the confusion events new hatched to the woeful time the obscure bird clamored clamored the live long night, some say the earth was feverish and did shake। तो यहाँ पे जो लेनॉक्स है ना वो इस तरह से कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो बता रहा है वो जो फील किया था लास्ट नाइट, वो क्या फील किया था, उसे लगा था जो चिमली है वो ब्लोन अप हो चुका है ना रात में, और कहता है कि लेमेंटिंग, मतलब एक तरह से कोई लेमेंट कर रहा है उसकी आवाज आ रही है, स्ट्रेंज स्क्रीम्स की आवाज आ रही है, जैसे कोई डेथ मरा हुआ इंसान आवाज कर रहा हो, है ना, टेरिबल एक्सेंट के साथ, मतलब बहुत बुरी एक्सेंट के साथ आवाज आ रही हो। इसलिए कहता है कि ये वोफुल टाइम है ना, क्योंकि बर्ड की आवाज़, बर्ड के क्लैमर की आवाज़, बर्ड के चहचहाने की आवाज़, ये सारी की सारी चीज़ें, डरावनी आवाज़, मतलब वो अपनी इमेजिनेशन बता रहा है, वो अपने ड्रीम बता रहा है कि लास्ट नाइट उसने क्या ड्रीम किया था, लेनॉक्स बता रहा है। फिर वहाँ पे मैकबेथ कहता है इट वाज अ रफ नाइट, और मैकबेथ रिप्लाई करता है कि हाँ इट वाज अ रफ नाइट, काफ़ी रफ नाइट था, क्योंकि मैकबेथ के लिए तो रफ नाइट था ही। फिर लेनॉक्स कहता है माई यंग रिमेम्बरेंस कैन नॉट पैरेलल अ फेलो टू इट। फिर मैकबेथ कहता है ओ हॉरर हॉरर टंग नॉट हार्ट कैन नॉट कंसीव नॉर नेम दी। मैकबेथ एंड लेनॉक्स पूछता है व्हाट्स द मैटर। तो फिर मैकबेथ कहता है कि राजा का मर्डर हो चुका है। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है लेनॉक्स जब बोल रहा है तो मैकबेथ भी इस चीज़ को एग्री करता है कि हाँ जो रात था, जो पिछली रात थी वो काफ़ी रफ था, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सुनी। वो इनडायरेक्टली वो भी कह रहा है कि उसने भी बहुत कुछ सुना। फिर मैकबेथ चिल्लाते हुए बाहर निकलता है हॉरर हॉरर, मतलब बहुत बुरा हुआ, है ना। फिर सीन 3 में मैकबेथ एंटर्स एंड इन्फॉर्म्स देम दैट डंकन इज डेड। मैकबेथ फिर एंटर करता है, फिर इन्फॉर्म करता है कि डंकन का मर्डर हो चुका है, वो जब सोया होता है तभी उसका मर्डर हो चुका है, और कहते हैं कि एंड दैट ही हैज किल्ड द सर्वेंट्स ही बिलीव्स टू बी रिस्पांसिबल। और मैकबेथ कहता है कि मैंने किसको मार दिया, मैंने उस सर्वेंट्स को मार दिया
जो इस चीज़ का मतलब जो जो मुझे लगा कि रिस्पॉन्सिबल है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, दोनों सर्वेंट अभी सोया हुआ है, किंग डंकन का मर्डर हो चुका है, और जब सुबह होता है तो जैसे ही मैकबेथ दोबारा एंटर करता है चैम्बर के अंदर, तो मैकबेथ क्या करता है, डैगर उठा के दोनों को मार देता है। किस दोनों को मार देता है? Duncan is Macduff dead, और murdered in Lennox his को। sleep, and that he has killed the servants he believed to be responsible. हाँ, और वो कहता है कि मैंने दोनों सर्वेंट्स को मार दिया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वही रिस्पॉन्सिबल है किंग के डेथ के पीछे। फिर मैकडफ एंड लेनेक्स जो है आर शॉक्ड एंड एंगर्ड बाय द न्यूज ऑफ डंकन्स मर्डर। अब विश बात है, मैकडफ और लेनेक्स को बुरा लगेगा ही, सबको बुरा लगेगा। फिर लेडी मैकबेथ वहां पे पहुंचती है, आती है, एंड एक्सप्रेसेस ग्रीफ एंड सरप्राइजेस एट द न्यूज ऑफ डंकन्स डेथ। और वो सरप्राइज एक्ट करती है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो, और इस तरह से एक्ट कर रही है जैसे वो पहली बार इस चीज को उसने सुना है। ठीक है, फिर आगे एक्ट सीन में मैकबेथ सेज ही डिड इट आउट ऑफ लव फॉर डंकन। अब मैकबेथ कहता है कि मैंने उस दोनों सर्वेंट को किस लिए मारा? आउट ऑफ लव फॉर डंकन। मुझे डंकन से बहुत प्यार था, मैं राजा से बहुत प्यार करता था, इसलिए मैंने उस दोनों सर्वेंट को मार दिया, क्योंकि मुझे लगा उस दोनों सर्वेंट ने राजा को मार के सो गया है ना, इस वजह से उसने, मतलब इस तरह से उसने रिस्पॉन्स किया। एट दिस मोमेंट लेडी मैकबेथ अपीयर्स टू फेंट। और उस समय लेडी मैकबेथ ऐसे अपीयर करती है, ऐसे, अब ये फेक अपीयरेंस है, वो फेंट होने की अपीयरेंस करती है कि जैसे उसने इसको सुन के, ये मतलब वो ये बात सुन के वो फेंट हो जाती है ना, जैसे कि लोगों को ये ना लगे कि लेडी मैकबेथ को ऑलरेडी ये चीज़ पता था। फिर डंकन का जो बेटा है मालकम एंड डोनाल्ड बेन डिसाइडेड टू फ्ली। अब जो राजा है उसका बेटा काफी डरा हुआ है, और अब वो डिसाइड करता है कि क्यों ना वो यहाँ से भाग जाए। हाँ, तो सोचता है क्यों ना मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि उसको लगता है अब राजा का डेथ हो गया है तो आगे आने वाला राजा उसका बेटा ही बनेगा, मैलकम या डोनाल्ड बेन बनेगा। अब कहता है कि अगर राजा को मार दिया गया है तो मुझे भी मार दिया जाएगा, है ना, तो इसलिए वो दोनों डर के मारे क्या करते हैं, भाग जाते हैं। फिर मैकबेथ जो है बिकम सस्पिशियस ऑफ देम एंड कॉन्टेम्पलेट्स देयर पोटेंशियल थ्रेट टू हिज न्यूली एक्वायर्ड पोजीशन। और मैकबेथ जो है वो काफी सस्पिशियस हो जाता है, किसके? मैलकम और डोनाल्ड बेन के। मतलब मैकबेथ ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं मैलकम और डोनाल्ड बेन तो मर्डर नहीं किया है, क्योंकि देखो वो दोनों भाग गया। देखो मैलकम कहाँ भाग के जाता है, मैलकम भाग के जाता है इंग्लैंड, और डोनाल्ड बेन भाग के जाता है कहाँ? आयरलैंड, है ना, एक इंग्लैंड भाग जाता है, एक आयरलैंड भाग जाता है। ठीक है, अब सीन 4 में क्या होता है? द सीन ओपन्स विद रॉस एंड एन ओल्ड मैन डिस्कसिंग रिसेंट स्ट्रेंज इवेंट्स इन स्कॉटलैंड। अब रॉस और एक ओल्ड मैन के साथ रॉस कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है जब स्टेज का पर्दा उठता है तो, और वहाँ पे दोनों आपस में डिस्कस करते हैं कि कल की रात स्कॉटलैंड में बहुत सारे स्ट्रेंज इवेंट्स हुए, लोगों ने बहुत सारे स्ट्रेंज इवेंट्स को सुना, है ना। फिर कहता है कि द ओल्ड मैन मेंशंस दैट अ फाल्कन वाज किल्ड बाय एन ऑल and Duncan's horses were wild and broke free from their stables, all of which are considered bad omens. क्या कह रहा है द ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी है, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मैंने देखा, क्या देखा कल? कल मैंने देखा जो आउल है, जो उल्लू जो है, वो फाल्कन को मार दिया। सोचो, इज इट पॉसिबल कि फाल्कन को आउल मार देगा? नहीं पॉसिबल है ना। लेकिन यहाँ क्योंकि फाल्कन सबसे बड़ा प्रे बर्ड है ना, वो सबको खाता है, वो सबको मारता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, आउल जो है वो फाल्कन को मार दिया, ये उसने सुना। और कहता है डंकन का जो घोड़ा है वो वाइल्ड हो चुका था और ब्रेक फ्री हो चुका, मतलब एक दूसरे मतलब छोड़ दिया, मतलब एक सेंस में कि वाइल्ड हो गया और एक दूसरे पे ही अटैक कर रहा था। और वो डिस्कस करते हैं बिहेवियर, डंकन के हॉर्सेस के बिहेवियर क्या था कि दे वर टर्न्ड वाइल्ड एंड स्टार्टेड ईटिंग ईच अदर, व्हिच मींस कि घोड़ा एक दूसरे को खा रहा है। घोड़ा कभी सुने हो कि मांस खाता है? कभी नहीं सुने हो ना, कि सुने हो? क्या पता बिहार का ऐसा एजुकेशन सिस्टम है कि 1 to 10 के बच्चे को क्या पता टीचर पढ़ा भी दे कि घोड़ा घास नहीं खाता है बल्कि मांस खाता है। कभी सुने हो घोड़ा मांस खाता है? बोलो, कुछ नहीं बोल रहे नो सर। नहीं ना। तो ये क्या हुआ, बैड ओमेन की तरह देखा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है क्या, ओल्ड मैन कह रहा है इट इज अननेचुरल इवन लाइक द डीड दैट्स डन ऑन ट्यूसडे लास्ट, अ फाल्कन टावरिंग इन हर प्राइड ऑफ प्लेस was by a mousing owl hogged at and killed, which means कह रहा है कि मैंने क्या सुना कि कल उल्लू जो है वो किसको मार दिया? किसको मार दिया? फाल्कन को मार दिया। फिर रॉस कहता है एंड डंकन्स हॉर्सेस, और डंकन का जो हॉर्स था, डंकन का जो घोड़ा था,
काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें कर रहा था। क्या? ब्यूटियस एंड स्विफ्ट द मिनियंस ऑफ देयर रेस टर्न्ड वाइल्ड इन नेचर, broke their stalls, flung out, contending against obedience as they would make war with mankind। और ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा मैनकाइंड के अगेंस्ट चला गया हो, मतलब इस तरह से। और कहता है इट इज सेड दैट दे एट ईच अदर, और ऐसा कहा जाता है कि दोनों दोनों घोड़े ने एक दूसरे को खा गए, दोनों घोड़े एक दूसरे को खा रहे थे, है ना। तो देख लो ये क्या है, ये एक तरह से टोन सेट करने का तरीका है। जब शेक्सपियर लिख रहे थे तो शेक्सपियर ने पूरी कोशिश करी थी कि हर वो चीज़ प्रेजेंट किया जाए स्टेज के ऊपर ताकि लोग इस चीज़ को फील कर पाए। और इससे पता चलता है कि जो एलिजाबेथन समाज था वो काफ़ी सुपरस्टिशियस समाज था, और उसे लगता था कि ये सारे जो बैड ओमेंस होते हैं वो बैड चीज़ों को बताता है। वो आज भी है, सब जगह है। जब कुछ बुरा होने लगता है, जैसे हमारे यहाँ पे पहले कहावत थी शायद, क्योंकि तुम लोग भी बेगूसराय से ही हो तो शायद सुने होंगे कि जब काला कौवा आता था और चिल्लाता था या फिर आवाज़ करता था सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में, तो लोग कहते थे कोई आने वाला है घर पे। नहीं, नॉर्मल नॉर्मल क्रो जब आवाज़ करता था तो लोग कहते थे घर पे कोई आने वाला है। और वही काला कौवा आता था तो लोग कहते थे कि बुरा वक्त आने वाला है। कभी सुने थे ऐसा? नहीं सुने हो? हाँ, तो उसी तरीके से फिर आगे सीन 4 में क्या होता है, द कॉन्वर्सेशन बिटवीन रॉस एंड द ओल्ड मैन हाईलाइट्स द डिस्ट्रप्शन इन द नेचुरल ऑर्डर। मतलब उस दोनों के कॉन्वर्सेशन एक तरह से डिस्ट्रप्शन है नेचुरल ऑर्डर में, क्योंकि फाल्कन तो कभी खा मतलब ऑल तो कभी खा नहीं सकता फाल्कन को, लेकिन फाल्कन यहाँ पे आउल के द्वारा खाया जा रहा है। और घोड़ा एक दूसरे को खा नहीं सकता क्योंकि दोनों शाकाहारी है, लेकिन स्टिल बोथ हॉर्सेस वेर ईटिंग ईच अदर, है ना। तो मतलब एक तरह से बैड ओमेन दिखा रहा है, एक डिस्ट्रप्शन ऑफ नेचुरल ऑर्डर दिखा रहा है। फिर मैकडफ बोलता है डंकन सन्स आर सस्पेक्ट इन द मर्डर एज दे फ्लेड टू द कंट्री। अब मैकडफ भी कहता है डंकन का जो बेटा है शायद वही मर्डर करके भाग गया होगा, क्योंकि देखो मर्डर था इसलिए भाग गया, अदरवाइज रुका होता, है ना। फिर मैकडफ चॉइसेस नॉट टू अटेंड मैकबेथ्स coronation reveals his disdain for the new king and also hints towards his suspicion। और जो मैकडफ है उसके अंदर ये भी सस्पिशन है कि कहीं मैकबेथ ही ने तो नहीं मारा है, इसलिए वो कोरोनेशन में नहीं जाता है। कोरोनेशन मतलब जो क्रियाकलाप होता है, डेथ के बाद जो क्रियाकलाप किया जाता है उसकी उसमें वो नहीं जाता है। कौन? मैकडफ नहीं जाता है। और ये चीज दर्शा रहा है कि जो मैकडफ है उसको लग रहा है कि कहीं मैकबेथ ही तो नहीं मारा है ना। मतलब अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है कि किसने मारा, चाहे वो उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे किंग का जो बेटा है दोनों शायद उसी ने मारा है, फिर लगता है उसे नहीं, कहीं क्या पता मैकबेथ नहीं मारा हो, है, क्योंकि अब नया राजा कौन बनेगा? मैकबेथ बनेगा, है ना। क्लियर है? हाँ, देखो इसमें हर चीज़ सिंबलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, जो मैंने पिक्चर लगाए हैं पीछे, है ना। देखो ब्लडी क्राउन है, फिर इसमें देखो यहाँ पे मर्डर का सीन है, फिर यहाँ देखो घोस्ट है, फिर यहाँ देखो 3 विचेस मिल रही है अपनी क्वीन से, है ना। ये एक्चुअली में मूवी और बुक का भी कवर है। ये मूवी अगर पॉसिबल हो तो देखना तुम लोग, ठीक है। ऐसे पढ़ने में तो ज़्यादा मज़ा आता है बट मूवी भी देखना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब एक्ट 3 सीन 1, the scene opens with the Banquo expressing his concern about Macbeth's rise to power। Now Banquo, obvious बात है, Banquo knows जो भी 3 विचेस ने बोला था, 3 विचेस के जो ऑरिकल्स थे, प्रोफेसीज थे, वो सारी की सारी चीज़ें बैंको को पता है। और बैंको एक्सप्रेस करता है अपने कंसर्न को मैकबेथ के बारे में। क्यों? क्योंकि बैंको नोज दैट मैकबेथ जो है वो अपने पावर में आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि विचेस ने ऐसा बोला है। तो बैंको को एक तरह से ये लग गया है कि ये मैकबेथ के द्वारा ही किया गया है। फिर मैकबेथ जो होता है ही प्लान्स टू हैव बैंको एंड फ्लिंस किल्ड, और उसने प्लान किया कि बैंको और उसके आगे आने वाले जो उसका संतान है फ्लिंस जो है उसका वो मर्डर कर देगा, ताकि उसका जो आने वाला जनरेशन है बैंको का वो कभी राजा ना बने, क्योंकि वो भी वहीं था, वो भी सुन रहा था। फिर ही हायर्स 2 मर्डर, और वो क्या करता है, 2 मर्डर को हायर करता है ना, असैसिनेशन करने के लिए। किसको असैसिनेशन करने के लिए? फ्लिंस को मारने के लिए। फ्लिंस मतलब और दोनों को मारने के लिए। और द सीन एंड्स विद मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्लॉटिंग टू एलिमिनेट बैंको एंड सिक्योर देयर पोजीशन एज द किंग एंड क्वीन। अब पहला मर्डर होगा किसका? पहला मर्डर ये लोग, पहला असैसिनेशन किसका करने के प्लान में है? बैंको का, फिर उसके बेटे का। तो लेकिन यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है उससे पता चल रहा है कि अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत कम हो गया है। जिस तरह से पहले कम्युनिकेट करते थे, एक दूसरे को लेटर लिखते थे, लेकिन अब वो सब नहीं रहा, है ना। वैसे इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्वर्सेशन, लेकिन अगर जब मैं अपलोड कर दूंगा इसको तो यू कैन स्टॉप इट एंड यू कैन रीड इट, है ना।
फिर आगे चलते हैं। फिर सीन 2 में कहता है, फिर एक्ट 3 सीन 2 आता है। लेडी मैकबेथ कंफर्म दैट बैंको हैज लेफ्ट द कोर्ट एंड encourages मैकबेथ टू bury any guilt he still has about डंकन। अब लेडी मैकबेथ कोशिश करती है मैकबेथ को समझाने की कि तुम्हारे अंदर अभी भी अगर कोई गिल्ट बचा है डंकन को मारने के बाद तो उसको छोड़ दो, क्योंकि यू आर गोइंग टू बी अ किंग, तो एक्ट लाइक अ किंग, है ना, बी अ किंग। ही काउंटर्स बाय डिस्क्राइबिंग हिज फियर अबाउट बैंको इन्फ्लुएंस, और वो काउंटर करता है उसके कॉन्वर्सेशन को, लेडी मैकबेथ की कॉन्वर्सेशन को। लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ से, हाँ, लेडी मैकबेथ बोलती है मैकबेथ से कि अगर तुम्हें अभी भी कोई डर है, अभी भी तुम्हें कोई गिल्ट है, तुम्हारे अंदर ग्रीफ है राजा डंकन को मारने का, तो तुम इसको छोड़ दो, एक्ट लाइक अ किंग, क्योंकि वो राजा बनने वाला है ना, और तुम राजा बनने वाले हो, तो राजा अगर इस तरह से करेगा तो प्रजा क्या सोचेगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा कि तुमने मर्डर किया है ना। और इस बात का काउंटर करने के लिए मैकबेथ कहता है कि उसे काफी डर है बैंको और फ्लेंस का। क्यों? क्योंकि जो विचेस थी उसके द्वारा ऐसा कहा गया था, प्रोफेसाइज किया गया था कि आने वाले समय में जो बैंको है वो हायर पोजीशन पे जाएगा और उसका बेटा राजा बनेगा, है ना। फिर ही हिंट्स टू हर दैट ही प्लान्स टू एलिमिनेट द थ्रेट बाय प्रेजेंट eliminate the threat they present, but he will not tell her more until the deed is accomplished। यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि देखो मैं कुछ करने जा रहा हूँ, है ना, मैं इसको एलिमिनेट कर रहा हूँ, इस दोनों मतलब ये क्या कहते हैं, कैरेक्टर भूल गया, बैंको और उसके बेटे फ्लिंस को मैं मैं उसे हटाने का, रास्ते से हटाने का सोच रहा हूँ, है ना। और मैं तब तक तुमसे बातें नहीं करूंगा, मैं तब तक तुम्हें नहीं बताऊंगा जब तक कि ये चीज एकम्प्लिश नहीं हो जाती, जब तक मैं ये कर नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा डर उसका है। फिर कहता है कि दिस सीन रिप्रेजेंट्स अ डिपार्चर फ्रॉम देयर प्रीवियस रिलेशनशिप। अब ये सीन पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन कम हो रहा है, कॉन्वर्सेशन में ब्रेकेज है, क्योंकि देखो कि लेडी मैकबेथ बोल कुछ रही है और रिटेलिएट मतलब आंसर जो दे रहा है वो, है ना, काउंटर कर रहा है कुछ और से, आंसर कुछ और दे रहा है, तो विच मीन्स कि दोनों के बीच का जो कॉन्वर्सेशन है वो भी यहाँ पे ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। फिर आगे एक्ट 3 सीन 3 में क्या होता है, द सीन इज सेट इन अ पार्क। अब ये पार्क में जो सीन है वो पार्क में सेट है। 3 मर्डर्स, वहाँ पे 3 मर्डर होते हैं। 3 मर्डर्स मीट टू डिस्कस देयर असाइनमेंट टू किल बैंको एंड हिज सन फ्लिंस ऑन मैकबेथ्स ऑर्डर। अब 3 मर्डर आते हैं वहाँ पे और तीनों मर्डर आपस में डिसाइड कर रहे होते हैं, मतलब आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि दे आर गोइंग टू किल बैंको और उसका बेटा फ्लिंस को। बैंको इज किल्ड और उसी बीच में बैंको जो है वो मारा गया, फ्लिंस मैनेज टू एस्केप। यहाँ पे देखो, इस फोटो को गौर से देखना, यहाँ पे 1 2 और 3 मर्डरर है, और 3 मर्डर और नीचे यहाँ पे कौन है, बैंको है। बैंको को इस गार्डन में मारा जा रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे उसका बेटा फ्लिंस है जो भाग रहा है, देख रहे हो ना, एक आदमी भागता हुआ दिख रहा है, तो ये स्केप कर जाता है, मतलब भाग जाता है। और कहता है द मर्डर रिपोर्ट्स बैक टू मैकबेथ हु इज ट्रबल्ड बाय द फैक्ट दैट फ्लिंस हैज एस्केप्ड एंड माइट समडे सीक रिवेंज। और मर्डरर्स जो हैं वो रिपोर्ट करता है मैकबेथ को, है ना, जो कि काफी ट्रबल्ड है, किस बात को लेके कि फ्लिंस भाग चुका है। मैकबेथ इज नाउ इवन मोर पैरानॉइड एंड डेस्परेट टू मेंटेन हिज होल्ड ऑन द थ्रोन। अब मैकबेथ और ज्यादा पैरानॉइड हो चुका है और ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है। क्यों? क्योंकि उसे पता चला कि फ्लिंस भाग गया, सिर्फ उसका फादर बैंक को ही मारा गया, तो उसके दिमाग में और भी चल रहा है कि भाई अब तो मैं थ्रोन पे रहूंगा नहीं, क्योंकि विचेस ने क्या बोला था, थ्रोन पे तुम रहोगे नहीं। इवेंचुअली जो बैंक है उसका बेटा थ्रोन पे आएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब एक एक प्लेस है जहाँ पे राजा बैठता है, एक बैंक्वेट है जहाँ पे लोग खा रहे होते हैं। देखो यहाँ पे टेबल लगा है, हर कोई डिनर टेबल पे बैठा है। तो मैकबेथ क्योंकि राजा बन चुका है तो वो एक होस्ट करता है, एक बैंक्वेट होस्ट करता है ना। जब भी कोई बहुत बड़ा फंक्शन होता है तो एक बैंक्वेट होस्ट किया जाता है जिसमें लोग आपस में बैठ के खाते हैं, बातें करते हैं, है ना। वहाँ पे ही सीज बैंकोस घोस्ट, और वो देखता है, क्या देखता है, बैंको का घोस्ट देखता है, मतलब अपने फ्रेंड का घोस्ट देखता है और पैनिक हो जाता है। एंड टॉक्स टू apparitions, मतलब वो उस घोस्ट से बातें करता है। लेडी मैकबेथ वहां पहुंचती है, मतलब लेडी मैकबेथ वहीं रहती है। लेडी मैकबेथ ट्राइज टू कवर फॉर हिम, और लेडी मैकबेथ कोशिश करती है इस चीज को कवर करने की, मतलब ये चीज को बताने की कि जो राजा है वो सच में दिमागी हालात से खराब नहीं है, दिमागी हालात से पैदल नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस बात है, यहाँ पे वो भूत देख रहा है, घोस्ट को देख रहा है, और बाद में किसी को ये घोस्ट नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है, और मैकबेथ एकदम बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है। देखो यहाँ पे मैकबेथ है, ये लेडी मैकबेथ है,
और ये घोस्ट को देखा हुआ है, और यहाँ पे किसी को भी ये घोस्ट नहीं दिख रहा, और मैकबेथ की जो हालात है, मानसिक स्थिति है, वो हर कोई देख रहा है, और इससे मे बी लेडी मैकबेथ को लग रहा है कि शायद पता चल जाएगा कि मैकबेथ ने इसका मर्डर किया है। फिर मैकबेथ जो है फियर्स एंड गिल्ट इंटेंसिफाई एंड द घोस्ट कंटिन्यूज टू हॉन्ट हिम, और मैकबेथ के अंदर जो फियर है और गिल्ट है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैंने बताया था ना, ट्रेजेडी में क्या होता है, जब मेन कैरेक्टर का डाउनफॉल होता है तो उसे बहुत पछतावा होता है ना, वो हमेशा पछताता रहता है कि मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी। वही यहाँ पे दिख रहा है मैकबेथ के साथ। फिर सीन 5 आता है, द विचेस। अब सीन 5 में विच वापस से लौटती है। तो देखो एग्जाम में क्या पता पूछ दे कि इस ऐसे पूछेगा नहीं, ये सब बेसिक एग्जाम में पूछा जाता है, ग्रेजुएशन या फिर पीजी के एग्जाम में पूछा जाता है कि कितनी बार विचेस मिली थी। तो ये तीसरी बार मिल रही है। तो कहता है द विचेस कन्वीन विद देयर गॉडेस हेकेट। हेकेट जो है गॉडेस है। मे बी एग्जाम में पूछ देगा हेकेट जो कैरेक्टर है वो कौन से प्ले का है। पिछले बार इसी प्ले का कैरेक्टर आया था, बैंको का नाम आया था, लेकिन इस बार मे बी हेकेट पूछ दे, मे बी डोनाल्ड बेन पूछ दे, मे बी कोई और कैरेक्टर पूछ दे। तो याद रखना हेकेट जो थी वो कौन थी, कौन थी हेकेट? गॉडेस थी, तीनों विचेस की गॉडेस थी, वो जो 3 विच थी उसकी गॉडेस थी, ठीक है। और वो काफी गुस्से में है, वो कहती है कि तुमने मैकबेथ से मेरे से बिना पूछे क्यों मिली। फिर कहती है सी थिंक्स ही इज अ बैड मैन, और वो सोचती है कि हाँ बैड मैन तो है, मैकबेथ बुरा आदमी तो है, बट वो एग्री करती है कि एक बार और मैकबेथ से वो मिलेगी, ठीक है। देन सी प्लान्स टू शो हिम विजन दैट विल लीड हिम टू हिज अनडूइंग। और वो एक तरह से कहती है कि मैं एक विजन दिखाऊंगी। किसको विजन दिखाऊंगी? मैकबेथ को विजन दिखाऊंगी, ताकि जो उसने किया है ना, वो अनडू कर सके, है ना, मतलब दोबारा से वो ठीक कर सके अगर पॉसिबल है तो। फिर सीन 6 आता है जिसमें कि लेनॉक्स and an unnamed lord discusses their suspicion about Macbeth's involvement in Duncan's Banquo's murder. अब डंकन और बैंको के जो मर्डर है उसके बारे में सस्पिशन हो जाता है किसको? लेनॉक्स को। क्यों लेनॉक्स को हो जाता है? क्योंकि जब सब साथ में खड़े होते हैं तो वो बिल्कुल अजीब तरीके से कर रहा होता है मैकबेथ, है ना, तो इससे लोगों को शक होने लगता है कि कहीं मैकबेथ कहीं तो लेनॉक्स तो सर्वेंट था ना डंकन का। डंकन का सर्वेंट नहीं था वो, मतलब वर्कर था, सर्वेंट नहीं उसको कहते हैं। उसको ये एक वर्ड दिया गया था जो खाना बनाने वाला होता है, जो लीड खाना बनाता नहीं है, वो सारी चीज़ें संभालता है, एक सेंस में कह सकते हैं। तो काफ़ी पावरफुल आदमी वो भी होता है। तो अब ऑब्वियस बात है कि अब वो तो मर चुका है डंकन, तो अब किसका हो गया ये आदमी? ये आदमी हो गया मैकबेथ का, क्योंकि मैकबेथ राजा है। तो अब कोई भी चीज़ें करेगा लेनॉक्स, वो किंग क्या विदिन करेगा। तो लेकिन यहाँ पे हर किसी को धीरे धीरे शक हो रहा है। अब लेनॉक्स को भी शक हो गया है, क्योंकि लेनॉक्स का पूरा काम है हर चीज़ को देखना, और उसको जब शक हो रहा है तो विच मीन्स कि धीरे धीरे हर किसी को शक हो रहा है कि सच में मैकबेथ ने तो नहीं किया है ना। फिर कहता है दे क्वेश्चंस द बिहेवियर ऑफ डंकन्स सन मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन। लेकिन और भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं कि मे भी हो सकता है डंकन का बेटा जो है, लाइट चली गई, अच्छा, फिर भी उसे लग रहा है कि मे भी हो सकता है कि डंकन का जो बेटा है मैल्कम और डोनाल्ड बेन कहीं वही तो नहीं किया है। अभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है ना, क्योंकि अब कोई कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि मैकबेथ ने किया है, डंकन के बेटे ने किया है, किसने किया आखिरकार, क्योंकि हर कोई सस्पिशन में आ रहा है, प्रूफ तो है नहीं किसी के पास। फिर मैकडफ्स डिपार्चर टू सीक हेल्प फ्रॉम किंग एडवर्ड इन इंग्लैंड इज मेंशन, और उसमें मैकडफ डिपार्ट करता है। मैंने पहले बताया था मैकडफ क्या था, मैकडफ को शक था किस पे? मैकबेथ पे, और वो पसंद नहीं करता था मैकबेथ को, और वो चाहता नहीं था कि ये असली आगे आने वाला राजा बने, इसलिए वो कॉरोनेशन में नहीं गया। जब किंग डंकन को मतलब दफनाया जा रहा था या उसका काम किया जाए, मतलब उसका जो क्रियाकलाप होता है डेथ के बाद किंग्स का, उसमें वो जाने से इनकार कर दिया था। और वो कहाँ चला गया? वो इंग्लैंड चला गया, और इंग्लैंड के राजा से बोला कि मुझे हेल्प चाहिए, क्योंकि स्कॉटलैंड का जो राजा है वो पागल है, स्कॉटलैंड का राजा है वो अच्छा आदमी नहीं है ना, उसको हटाना है गद्दी से। फिर बोथ कैरेक्टर्स आर कॉशियस इन देयर कॉन्वर्सेशंस फियरिंग रिट्रीब्यूशन फ्रॉम मैकबेथ, और दोनों ही कैरेक्टर क्या हैं, बहुत कॉशियस हैं, काफी डरे हुए हैं, क्योंकि उसको लगता है कि मैकबेथ आगे जाके क्या करेगा, उसके साथ कुछ बुरा करेगा, ठीक है, इसलिए भी वो भाग जाते हैं, कहाँ इंग्लैंड भाग जाते हैं। तो ये था हमारा एक्ट 3। देखते हो कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। कह रहा है द सीन ओपन्स इन अ डार्क केव, द एम्बियंस इज eerie एंड मिस्टिकल। एक्ट 3 के लास्ट सीन में हमने देखा था कि तीनों के तीनों विच अपनी क्वीन से मिल रही हैं, एंड दे आर डिस्कसिंग कि उनको दोबारा मैकबेथ से मिलना है। अब क्वीन काफ़ी गुस्से में थी,
बिकॉज तीनों के तीनों विचेस जो थी वो अपनी क्वीन से एक बार भी सलाह नहीं ली थी, और जिसकी वजह से उसकी जो क्वीन है हेकेट जिसका नाम था वो काफ़ी गुस्से में थी। लेकिन फाइनली दे ऑल डिसाइडेड कि अब वो एक बार और किससे मिलेगी, मैकबेथ से मिलेगी। तो प्ले के अंदर कितनी बार मिलने वाली है, काउंट करके बताओ। प्ले में 4 बार। 4 4 बार, बार। फोर्थ टाइम मिलने वाली है ना? फोर्थ टाइम या थर्ड टाइम? ये अब मिलेगी तो सर 4 टाइम होगा। मैकबेथ से 3 टाइम मिलेगी, तीसरी बार। सर 3 बार हुआ था ना? 3 बार, सॉरी 3 बार अपीयर हुई थी। हाँ 3 बार अपीयर हुई थी, लेकिन मैकबेथ से कितनी बार मिल रही है? फर्स्ट टाइम में मैकबेथ से नहीं मिली थी ना सर? अपीयर की बात कर रहे हैं। अच्छा हाँ सॉरी, अपीयर की बात कर रहे हैं। हाँ प्रोसीजर बताइए। हाँ हाँ और अब मिलेगी फिर से मैकबेथ से। ओके, ये दूसरी बार है और ये 4 बार, ये अब अगर आएगी तो चौथी बार अपीयर फोर्थ टाइम होगी। अपीयर होगी। हाँ ओके। अब एक्ट 4 सीन 1 में सीन कहाँ पे है? एक मिस्टिकल डार्क केव के अंदर सीन है, जहाँ पे एम्बियंस जो है वो इरी है, मतलब एक तरह से ड्रावनी मिस्टिकल है ना। फिर कहता है द 3 विचेस और द वियर्ड सिस्टर्स आर गैदर्ड अराउंड इन कॉल्ड्रॉन फिल्ड विद अ बबलिंग मिस्टीरियस ब्रू। अब सीन भी उसी तरीके से तैयार किया गया है। देखो कॉल्ड्रॉन है, कॉल्ड्रॉन का मतलब होता है जो फायर, आग के ऊपर एक बहुत बड़ी कढ़ाई के टाइप का होता है कुछ, जिसको ढक्कन से ढक दिया जाता है, और उसमें कुछ उबल रहा है, मिस्टीरियस ब्रू, मतलब कुछ मिस्टीरियस चीज़ें ब्रू हो रहा है, पक रहा है ना। तो एक सेंस में देखा जा सकता है कि वो लोग कुछ मिस्ट्री ब्रू कर रहे हैं। देखोगे जब झाड़ फूक वाले बाबा होते हैं जो, है ना, या फिर इस टाइप के जो झाड़ फूक करते हैं कहीं कहीं के भी, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो किसी भी वेस्टर्न कंट्री में, तो हमेशा इसी तरह की सीन रहेगा कि कुछ ब्रू कर रहे होंगे, कुछ पका रहे होंगे, जैसे कि कुछ होने वाला है ना, जैसे कि वहाँ से उनको कुछ मिल रहा हो, जड़ी बूटी जिसको कहते हैं, जड़ी बूटी पकाना। तो उसी तरीके से वियर्ड सिस्टर, तीनों की तीनों वियर्ड सिस्टर और उसकी जो क्वीन है, वो सब आपस में चारों तरफ मतलब घेरे रखा है किसको, इस मिस्ट्रियस ब्रू को, है ना। मतलब कुछ कर रही है वो, इससे पता चला है कि कुछ करने वाली है, वो अपना मैजिक परफॉर्म करने वाली है। They are joined by Hecate, the goddess of the witchcraft, who scolds them for involving themselves with Macbeth without consulting her. और वो लोग क्या कर रहे हैं, मतलब हेकेट आती है, और जो गॉडेस ऑफ विचक्राफ्ट है, याद रखना ये मे भी एग्जाम में पूछ देगा कि विचक्राफ्ट की जो गॉडेस थी वो, उसका क्या नाम था? हेकेट था। अब हेकेट बोलती है कि तुम मैकबेथ से मेरे बिना पूछे, मुझसे बिना कंसल्ट किए क्यों मिले, है ना। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो काफ़ी गुस्से में है, एक सिंपल कॉन्वर्सेशन है। फिर जो विचेस है, द विचेस एड वेरियस इंग्रेडिएंट्स टू द कॉल्ड्रॉन, क्रिएटिंग अ पंक्शन दैट सिंबलाइजेस मैकबेथ्स फेट। अब उसमें क्या हो रहा है कि जितने भी विच है वहाँ पे, वो कुछ ना कुछ डाल रही है, किसमें? उस कॉल्ड्रॉन में, मतलब उस कढ़ाई में उस कढ़ाई में कुछ ना कुछ डाल रही है, और उससे क्या एक एरोमा निकल रहा है, और ऊपर से मतलब जो आसमान है, मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ का जो प्लेस है, वो बिल्कुल धुएं से भर गया है। और ये जो धुआं है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है? मैकबेथ का फेट। क्योंकि मतलब एक तरह से देखो, जब भी स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, कभी भी थियोरेटिकल परफॉर्मेंस होती है, तो हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कॉज होता है, हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ सिंबल होता है। जैसे यहाँ पे ब्रू करना का एक सिंबल ये भी है कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलना, है ना। चाहे वो मैकबेथ के दिमाग में चल रहा हो, चाहे वो लेडी मैकबेथ के दिमाग में चल रहा हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल कैरेक्टर के दिमाग में चल रहा हो। और जब ब्रू होते हुए जब उससे अंदर से धुआं निकल रहा है, एक बादल जैसा बन रहा है, तो वो भी किस न किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है। तो वो सिंबलाइज कर रहा है एक तरह से मैकबेथ के फेट को, कि मैकबेथ का फेट जो है वो भी एक तरह से धुएं की तरह दिख रहा है, विच मीन्स नो वन नोज कि मैकबेथ का फेट कैसा होने वाला है। तो यहाँ पे एक तो ये है, लेकिन यहाँ पे इस विचेस के माध्यम से शेक्सपियर ये दिखाने की, ये प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जैसे क्योंकि ऑब्वियस बात है, इसको भी नहीं पता है ना, विचेस को भी अभी नहीं पता है, विच ब्रू कर रही है, तो उस ब्रू में से कोई चीज़ निकलेगा तब उसको पता चलेगा कि क्या इसके साथ होने वाला है, या फ्यूचर कैसा होने वाला है। ऐसा तो है नहीं कि अगर कोई गॉड है या फिर कोई विच है तो उसको पहले से फ्यूचर पता है,
वो भी कुछ ना कुछ मैकेनिकल उसका अपना होता है, वो करने के बाद उसको दिखता है ना। यहाँ भी वैसे ही कुछ है, पर हर चीज़ कुछ ना कुछ सिंबलाइज कर रहा है। अब क्या होता है कि द फर्स्ट ऑपरेशन, मतलब उसमें से वो जो ब्रीव हो रहा है ना, वो जो ब्रीव हो रहा है कल्ड्रॉन के अंदर, उसमें से एक निकलता है ऑपरेशन, मतलब कह सकते हैं कि एक जिन निकलता है ना, विच अपेयर्स इन द कल्ड्रन इज एन आर्म्ड हेड, जो कि आर्म्ड हेड की तरह दिखता है। जो सबसे पहला ऑपरेशन निकला, जो सबसे पहला जिन निकला, उसका जो शरीर था, इसका जो चेहरा था, वो कैसा था, आर्म्ड हेड की तरह था, है ना। मतलब आर्म्ड हेड का मतलब है जैसे सेनापति को देखोगे कि सर के ऊपर, है ना, लगाए रखता है, आर्म किए रहता है अपने सर को, तो आर्म हेड की तरह निकलता है। इट वॉन्ट्स मैकबेथ टू बी अवेयर मैकडफ, और वो वार्न करता है, किसको वार्न करता है, मैकबेथ को। किस चीज के लिए, तो कहते हैं कि मैकडफ से बच के रहना। अ नोबल मैन हु इज द थ्रेट टू हिम, एक ऐसा नोबल मैन है जो कि थ्रेट है किसके लिए, मैकबेथ के लिए। तो पहला देखो फ्यूचर बता रहा है, किसका फ्यूचर बता रहा है, मैकबेथ का फ्यूचर बता रहा है। और जो फर्स्ट ऑपरेशन है जिसके सर के ऊपर आर्म है, मतलब आर्म हेडेड है वो, और वो बता रहा है कि मैकडफ से बच के रहना। दूसरा निकलता है, दूसरा कहता है कि ब्लडी चाइल्ड। दूसरा जो जब दूसरा निकलता है तो दूसरा ब्लडी चाइल्ड होता है, मतलब उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा होता है, एक बच्चे के शरीर से खून निकल रहा होता है। वो क्या कहता है, हु टेल्स मैकबेथ दैट ही कैन नॉट बी हार्म्ड बाय एनी मैन ऑफ वुमन बॉर्न। दूसरा ऑपरेशंस निकल के बोलता है कि मैकबेथ को कोई नहीं हार्म पहुंचा सकता, मैकबेथ को कोई नहीं मार सकता, और कोई नहीं, मतलब कहने का मतलब वैसा इंसान जो अपनी माँ के मतलब पेट से पैदा हुआ हो, वो इंसान कभी मैकबेथ को नहीं मार सकता। तो ऑब्वियस बात है कि हर कोई माँ के पेट से ही पैदा होता है, तो कौन मारेगा मैकबेथ को। तो इस बात से मैकबेथ काफी खुश होता है। आगे देखो, कहता है द थर्ड ऑपरेशन, अब थर्ड आता है, तीसरा जीन आता है, वो कहता है क्राउडेड क्राउन चाइल्ड। तीसरा जो है वो क्राउन चाइल्ड है, मतलब तीसरा भी बच्चा ही है, लेकिन उसके सर के ऊपर क्राउन है। वो अपने हाथ में क्या लिए हुए है, ट्री लिए हुए है, पेड़ को लिए हुए है ना, अपने अपने हाथ में पेड़ को पकड़े हुए है। और वो प्रोफेसी क्या करता है, दैट मैकबेथ विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बिरनमवुड कम्स टू डंशियन कैसल। अब जो आपकी डंशियन, आवाज बहुत लो आ रही है। अच्छा काफी लो आ रहा है, अभी ठीक है, एकदम जबरदस्ती सुनना हो रहा है, लो आ रही है आपकी अच्छा आवाज। अभी अभी आवाज ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है, यस सर, ठीक है। हाँ। तो जब तीसरा ऑपरेशन निकलता है, वो क्राउन चाइल्ड की तरह होता है, मतलब उसने अपने सर के ऊपर क्राउन रखा है और हाथ में ट्री को पकड़े हुए हैं। और उसने क्या बोला, उसने बोला मैकबेथ विल नॉट बी डिफीटेड अंटिल बिरनमवुड कम्स टू डंशियन कैसल। अब डंशियन कैसल में मैकबेथ रह रहा है स्कॉटलैंड में, और कह रहा है कि जब तक बिरमनवुड, जो काशल के बाहर जो बिरमनवुड है, जो जंगल है, जो फॉरेस्ट है, वो जब खुद चल के नहीं आ जाएगा काशल तक, तब तक इसको नहीं मारा जा सकता, तब तक मैकबेथ को नहीं मारा जा सकता। तीसरी प्रोफेसी ये हुई। फिर मैकबेथ इज इनिशियली relieved by these prophecies, thinking he is invulnerable. However, he becomes troubled by the part about Birnamwood. और कहता है मैकबेथ जो है वो इनिशियली काफ़ी रिलीफ फील करता है, उसको लगता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो भी प्रोफेसीज कही जा रही है, हर प्रोफेसी में यही बताया जा रहा है कि मुझे कोई नहीं मार सकता जब तक वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है, हर कोई माँ के पेट से पैदा होता है, तो कौन ही मारेगा मुझे। और दूसरा जो तीसरा प्रोफेसी होता है, उस तीसरे प्रोफेसी में उसको लगता है कि भाई जंगल खुद ही मेरे पास कैसे चल के आएगा, और जब तक जंगल मेरे पास चल के नहीं आएगा तब तक मुझे मारा ही नहीं जा सकता, है ना। तो इसलिए वो इतना ज़्यादा फियर नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसे फियर किस बात का है, मैकडफ का फियर है। क्योंकि पहला जो ऑपरेशन था उसने क्या बोला था कि फियर ऑफ मैकडफ, क्योंकि मैकडफ कुछ करने वाला है। तो ये तीन जो प्रोफेसीज है वो मैकबेथ सुनता है, फिर थोड़ा वो रिलीव होता है। फिर आगे मैकबेथ डिमांड्स more information, and the witches conjure a line of 8 kings, all of whom resembles Banquo, his friend and rival. The last king holds a mirror indicating a long line of Banquo's descendants who will inherit the throne. और फिर मैकबेथ बहुत डिमांड करता है कि मुझे और जानना है, मेरे मेरे फ्यूचर को बताओ, और मेरे फ्यूचर को बताओ, आई नीड टू नो मोर। तो विचेस क्या करती है, वो कॉन्जर करती है 8 लाइन, मतलब एक जैसे शीशा होता है ना, ग्लास में देखोगे जैसे 8 ग्लासेस है, और 8 ग्लास में सारे के सारे किंग दिख रहे हैं।
8 ग्लास में 8 डिफरेंट किंग दिखा रहा है, विच मीन्स कि 8 आने वाली जो क्या कहते हैं कि राजा हैं ना, किंग्स हैं, आने वाले जो राजा का लाइन है कि इसके बाद कौन राजा बनेगा, इसके बाद कौन बनेगा, इसके बाद कौन गद्दी पे बैठेगा, तो उसको दिखाती है। और जितने भी पिक्चर्स हैं वो सारे के सारे बैंकों को रिजेंबल कर रहा है, विच मीन्स बैंकों का परिवार, बैंकों का आने वाला जनरेशन, है ना, क्योंकि बैंकों से चेहरा मिल रहा है। तो जब पहली प्रोफेसी की गई थी कि मैकबेथ के मरने के बाद, या ऐसा बोला नहीं गया कि मैकबेथ मरेगा, बट उसने बोला था कि बैंको जो है वो उसको कुछ नहीं मिलेगा लेकिन बहुत कुछ मिलेगा, और उसके आने वाले जितने भी जनरेशन्स होंगे वो लाइन ऑफ किंग्स देखेंगे, मतलब बहुत सारे राजाओं का जनरेशन होगा जो कि बैंकों के फैमिली से निकलेगा। तो वही चीज इसको दोबारा से दिखता है, किसको दिखता है, मैकबेथ को दिखता है। दिस विजन डीपली डिस्टर्ब्स मैकबेथ, और ये जो विजन है, ये जो देखता है वो उसको काफी ज्यादा डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि ऑब्वियसली दोबारा से इसने ये देखा कि उसको लगा था मैंने बैंकों को मार दिया है, अब बैंकों का बेटा तो भाग गया है, तो उसे लग रहा है कि फिर से मैकबेथ का जो थ्रोन है वो इससे छीन लिया जाएगा, है ना, एक तरह से थ्रेट की तरह वो देख रहा है। फिर मैकबेथ वॉज टू किल मैकडफ एंड ऑर्डर्स द विचेस टू टेल हिम मोर अबाउट हिज फ्यूचर बट दे वैनिश। अब मैकबेथ जो है वो और जानना चाहता है और वो वॉ करता है, मतलब प्रण लेता है कि ही इज गोइंग टू किल मैकडफ, एनी हाउ ही विल किल मैकडफ, और मैकडफ के जो आने वाले जितने भी जनरेशन्स हैं उन सारे जनरेशन्स को ही विल किल, ताकि उससे कभी थ्रेट इसको ना मिले। लेकिन जब और पूछ रहा था तो वैनिश हो गई, सारी की सारी विचेस वैनिश हो गई। फिर सीन 2 में लेडी मैकडफ इज अपसेट एंड कंफ्यूज्ड बिकॉज हर हस्बैंड मैकडफ हैज लेफ्ट फॉर इंग्लैंड विदाउट एक्सप्लेनेशन। अब दूसरे सीन में क्या हो रहा है कि अब काशल के अंदर का सीन है जहाँ पे लेडी मैकडफ और मैकडफ का घर है। तो जो मैकडफ है वो अपनी वाइफ को बिना बताए घर से निकल चुका है, कहाँ के लिए, इंग्लैंड के लिए। अब याद करो पिछले सीन में हमने देखा कि विच कह रही है, जो पहला ऑपरेशन है वो क्या कह रहा था कि मैकडफ से बच के रहना, मैकडफ जो थ्रेट की तरह है, मैकडफ उससे बच के रहना। और यहाँ पे मैकडफ की कहानी है, अब मैकडफ भाग चुका है, कहाँ, इंग्लैंड जा चुका है। और इंग्लैंड क्यों जा चुका है, और इस बात को लेकर लेडी मैकडफ काफी गुस्से में है और क्रिटिसाइज कर रही है कि मैकडफ जो है वो उसका बिल्कुल केयर नहीं कर रहा, बिट्रे कर दिया अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को, और खुद भाग के चला गया, कहाँ, इंग्लैंड चला गया। और अ ग्रुप ऑफ मर्डरर्स सेंट बाय मैकबेथ, अब ऑब्वियस बात है कि मैकडफ को मरवाना है, मैकबेथ तो मरवाएगा मैकडफ को, तो उसने ग्रुप ऑफ मर्डर्स को भेजता है कि जाओ किसको मार के आओ, मैकडफ को मार के आओ, उसकी पूरी फैमिली को मार के आओ। लेकिन क्योंकि मैकडफ मिलता नहीं है, वो इंग्लैंड चला गया है, तो उसने उसकी पूरी फैमिली को मार देता है, उसके बेटे को, मैकडफ के बेटे को, और मैकडफ की वाइफ को, लेडी मैकडफ को, दोनों को मार देता है। फिर द सीन हाईलाइट्स थीम्स ऑफ बिट्रेयल, पावर एंड ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैकबेथ्स एक्शन। ये जो पार्ट है सीन 2, वो क्या दिखा रहा है, हाईलाइट कर रहा है बिट्रेयल को, पावर को, और ट्रैजिक कॉन्सिक्वेंसेस को, क्योंकि ये चीज होना नहीं था। यहाँ पे बिट्रेयल दो तरीके से हो रहा है, एक तो मैकबेथ खुद बिट्रे कर रहा है, दूसरा मैकडफ अपनी फैमिली को बिट्रे कर रहा है, तीसरा पावर के लिए दोनों, मतलब मैकडफ को मरवाने जा रहा है, और मैकडफ क्या कर रहा है, वो किंग ऑफ इंग्लैंड के पास जा रहा है रक्षा करने के लिए, मतलब वो किंग ऑफ इंग्लैंड को बोलेगा कि मुझे बचाओ और पूरे स्कॉटलैंड को बचाओ, है ना। तो यहाँ पे पावर है, फिर ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस है जो कि इस सीन को दर्शाता है। फिर सीन 3 में मैकडफ फाइंड्स मैल्कम एट द प्लेस ऑफ किंग एडवर्ड द कन्फेशर इन इंग्लैंड, दे मोर्न डंकन्स डेथ एंड शेयर देयर सस्पिशियस अबाउट मैकबेथ्स हैंड्स इन इट। अब मैकडफ और मैल्कम मिलते हैं किंग एडवर्ड के पास। किंग एडवर्ड कौन है, राजा है, इंग्लैंड का राजा है, ठीक है। तो एडवर्ड से मिलते हैं मैल्कम और मैकडफ, तीनों आपस में यूनाइट होते हैं एंड दे डिस्कस, और वो मोर्न भी करते हैं, किंग डंकन के डेथ का मोर्न करते हैं, और बोलते हैं कि कहीं ना कहीं मैकबेथ का ही हाथ इन सब चीज़ों में है। तो दे आर कंसर्न, और दे नो कि इसका जो मर्डर के पीछे जो पूरा का पूरा कहानी है वो मैकबेथ के द्वारा ही किया गया है। तो मैकबेथ है अब रडार पे सबके। फिर मैल्कम एग्रीज टू फॉलो मैकडफ टू सेव स्कॉटलैंड अगेंस्ट मैकबेथ। अब मैल्कम कहता है, मैल्कम एग्री कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैकडफ के साथ वो स्कॉटलैंड को क्या करेगा, सेव करेगा, बचाएगा। किससे बचाएगा, मैकबेथ से बचाएगा। मैकबेथ को एक तरह से यहाँ मैड किंग की तरह देखा जा रहा है। पहले मैकबेथ शुरुआत में जब कहानी की शुरुआत हुई थी तो मैकबेथ सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, सबसे करेजियस था, सबसे साहसी था, सब लोग उसको पसंद करते थे। लेकिन उसका एक ट्रैजिक क्या हो रहा है, मोमेंट आ चुका है। अब मैकबेथ को कोई पसंद नहीं करता है, इसलिए हर कोई मैकबेथ को हटाना चाह रहा है और स्कॉटलैंड को बचाना चाह रहा है।
फिर रॉस देन जॉइंस द मीटिंग विथ न्यूज़ ऑफ स्कॉटलैंड सेइंग द कंट्री इज इन डीप ट्रबल। अब रॉस आता है, रॉस कहता है कि स्कॉटलैंड काफ़ी ट्रबल में है, स्कॉटलैंड को बचाना पड़ेगा, मैकबेथ से इसको छुड़ाना पड़ेगा, मैकबेथ को गद्दी से हटाना पड़ेगा। फिर मैल्कम जो है, मैल्कम एड्स दैट ही विल रिटर्न विद द इंग्लिश आर्मी ऑफ 10,000 मैन। मैल्कम जो है वो कहता है कि अब 10,000 आदमी के साथ लेके वो कहाँ चलेगा, क्योंकि उसके अंकल रहते हैं वहाँ पे, तो कहता है 10,000 आदमी को लेके वो जाएगा, स्कॉटलैंड पे आक्रमण करेगा। रॉस फाइनली टेल्स मैकडफ दैट एन एम्ब्यूश ऑन द कैसल लेफ्ट हिज वाइफ, चाइल्ड एंड सर्वेंट्स डेड। अब रॉस मैकडफ के फैमिली के बारे में भी न्यूज़ लेके आता है साथ में, तो कहता है कि जब तुम चले आए थे तो तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे को मार दिया गया था, और जितने भी सर्वेंट्स हैं सबको मार दिया। किसने मरवाया? तो मैकबेथ ने मरवाया। फिर मैल्कम सेज दैट एवेंजिंग देयर डेथ विल हेल्प मैकडफ ग्रीफ, और मैल्कम कहता है, अब देखो अंदर से ग्रीफ है, हर कोई अब बदला लेने की कोशिश करेगा, हर कोई बदला लेना चाहेगा, किससे? मैकबेथ से। तो मैल्कम कहता है कि देखो उसने तो अब तुम्हारी फैमिली को मार दिया, कम से कम इस चीज़ को अपने अंदर रखना, इस एंगर को अपने अंदर रखना, और हम लोग मिलकर किसको हराएंगे? मैकबेथ को हराएंगे। ठीक है, यहाँ पे सीन 3 खत्म होता है। तो एक अगर ओवरऑल समरी दिया जाए तो मैकबेथ काफ़ी कंसर्न्ड है कि उसका फ्यूचर कैसा होने वाला है, तो वो दोबारा से विच को समन करने की कोशिश करता है, बुलाता है, विच से मिलने की इच्छा रखता है। तो तीनों की तीनों विच आती है, मिलती है, किससे? मैकबेथ से। और मैकबेथ से जब मिलती है तो मैकबेथ को उसके फ्यूचर को दोबारा से दिखाती है। तो पहला वो कहती है, उसने जब ब्रीव कर रही होती है कि फ्यूचर ब्रीव कर रही होती है कि फ्यूचर में क्या दिखेगा, आगे मैकबेथ के साथ क्या होगा, तो सबसे पहला अपरेटस आता है वो क्या बताता है? वो कहता है कि जो मैकबेथ है उसको बच के रहना है मैकडफ से, तो मैकडफ को मारने की सोच लेता है उस समय मैकबेथ। फिर दूसरा आता है, दूसरा कहता है कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता जब तक कि वो, मतलब तुम्हें कोई नहीं मार सकता अगर वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो ऑब्वियस बात है कि हर कोई वुमेन के पेट से ही पैदा होता है, तो वो भी नहीं मार सकता। यहाँ पे मैकबेथ काफ़ी खुश हो जाता है, सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई मुझे मार सके। फिर तीसरा जो आता है, तीसरा कहता है कि ये जब तक वहाँ जंगल जो है, जो फॉरेस्ट है वहाँ बाहर में, उस काशल के बाहर जो फॉरेस्ट है, वो खुद जब तक चल के नहीं आएगा मैकबेथ के काशल में, तब तक मैकबेथ को कोई नहीं हरा सकता। तो उसको ये भी लगता है कि ऐसा पॉसिबल तो है नहीं कि खुद ब खुद फॉरेस्ट चल के आ जाए, तो वो सोचता है कि चलो अब मुझे कोई मार नहीं सकता, तो इसलिए वो और इच्छुक हो जाता है जानने को कि आगे क्या होगा। फिर वो आगे जानने की बात करता है, तो उसको दिखाया जाता है कि 8 लाइन्स ऑफ किंग को दिखाया जा रहा है, कि 8 आने वाले राजाओं को दिखाया जाता है, और सबका चेहरा किससे मिलता है? बैंकों से, बैंकों के फैमिली से, मतलब बैंकों के चेहरे से ही हर कोई मिल रहा होता है। तो फिर उसे लगता है कि जो पहली बार जो प्रोफेसी की गई थी कि बैंकों तो राजा नहीं बनेगा, लेकिन बैंकों के आने वाले जितने जनरेशंस होंगे वो कई जनरेशंस ऑफ किंग्स को देखेंगे, है ना? तो इस बात से कंसर्न्ड है मैकबेथ। क्लियर है यहाँ पे? आगे चले। यस सर। एक्ट 5। ये पीडीएफ में नहीं है, एक मिनट। एक्ट 5। एक्ट 5 सीन 1 में क्या होता है? लेडी मैकबेथ स्लीप वॉक्स एंड टॉक्स इन हर स्लीप। जो लेडी मैकबेथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि लेडी मैकबेथ को यहाँ एक तरह से विच की तरह देखा गया है। उसकी जो क्रुएलिटी है अब तक वो हमें दिखा है ना, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है। अब यहाँ पे मैकबेथ, लेडी मैकबेथ दोनों ही डिस्टर्ब है, दोनों ही साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड है ना। फिर सी ऑब्सेसिवली ट्राइज टू वॉश अवे इमेजिन्ड blood stains from her hand, revealing her guilt over the murders of Macbeth committed। मतलब यहाँ पे वो भी अब धीरे धीरे उसको भी समझ आने लगा है, उसने भी इमेजिन करना शुरू कर दिया है, वो भी साइकोलॉजिकली और ज़्यादा ग्रीव में जा रही है, क्योंकि उसे ये चीज़ रियलाइज़ होने लगा है कि उसने जो अपने हस्बैंड के द्वारा मर्डर करवाया था, इतने सारे मर्डर करवाए, उस बात को लेके, है ना। इसलिए वो भी इमेजिन कर रही है कि उसका भी हाथ जो है वो ब्लडी रेड हो चुका है, अब उसके हाथ से भी स्ट्रेन खत्म नहीं हो रहा। क्या
लेडी मैकबेथ को तो मार दिया गया ना। अभी कहाँ मारा गया था? मैकडफ को मारा गया था। मैकडफ की वाइफ को मारा गया, उसके बच्चे को मारा गया। ये मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है ये, ठीक है। मैकडफ मतलब थीन है, दूसरी जगह का थीन था वो, ठीक है। मैकडफ कौन है? मैकडफ, मैलकॉम और ये मैकबेथ, सारे के सारे तीन है। थीन्स हैं, सारे के सारे थीन्स हैं, मतलब छोटे छोटे राजा हैं। जिस तरह से मैकबेथ राजा था, थीन ऑफ कॉर्डो था ना मैकबेथ। डंकन का बेटा था ना सर, वो तो राजा नहीं ना बना है अभी। नहीं, राजा नहीं बना है। कौन? मैलकम। मैलकम राजा नहीं बना है अभी। फ्लिंस था इसका जो बेटा था, जो भाग गया था, उसका नाम फ्लिंस था। किसका बेटा? सर प्रिंस तो, ये फ्लिंस तो उसका बेटा था, बैंकॉक का। बैंको का बेटा था, वो भाग गया था, वो बच गया था। और जो राजा है किंग डंकन, उसका दोनों बेटा भाग गया था। एक इंग्लैंड चला गया था और एक कहाँ चला गया था? आयरलैंड चला गया था। जो है सर वो कहाँ का राजा? इंग्लैंड का है। नहीं है तो सब स्कॉटलैंड का, लेकिन इंग्लैंड गया हुआ है सब बचने के लिए, कि अगर वो स्कॉटलैंड में रहेगा तो मैकबेथ क्या करेगा? सबको मार देगा। इसलिए हर कोई भाग के कहाँ चला गया है? किंग ऑफ इंग्लैंड के पास, जो कि एडवर्ड है। और एडवर्ड से मिलके आपस में सब मिलता है, जितने भी थीन्स होते हैं सब आपस में किंग एडवर्ड से मिलते हैं और कहते हैं कि हमें 10,000 आदमी दे दो और हम लोग जाएंगे, वॉर करेंगे, स्कॉटलैंड को जीत के लाएंगे। मतलब मैकबेथ को हरा के दोबारा से स्कॉटलैंड की गद्दी पे उसका कोई आदमी बैठेगा। क्लियर है? यस। अब the doctor and the gentlewoman observe her, realizing her illness is more psychological than physical. डॉक्टर्स जो भी हैं, जो डॉक्टर है और वहाँ पे जो हेल्पर होते हैं, वो उनको रियलाइज हो जाता है कि लेडी मैकबेथ को बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो फिजिकली इल नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजिकली इल है ना। उसके दिमाग में ही प्रॉब्लम है, उसकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग सिंबलाइजेस हर डिटेरियोरेटिंग मेंटल स्टेट एंड foreshadows the tragic event to come. जो लेडी मैकबेथ है वो स्लीप वॉक करती है, दिखाया जाता है इसमें स्लीप वॉक कर रही है। तो विच मीन्स ये जो सीन है पूरा एक्ट 5 सीन 1, उसके अंदर इस तरह से सिनेरियो बनाया गया है, इस तरह से सीन बनाया गया है या कल्टिवेट किया गया है, जिसमें साइकोलॉजिकल डिटेरियोरेशन दिखाया गया है लेडी मैकबेथ का। और यहाँ पे लेडी मैकबेथ जो एक काफी स्ट्रांग वुमेन थी, जो एक काफी करेजियस वुमेन थी, उसका एक तरह से डाउनफॉल दिखा रहा है। पहले तो मैकबेथ का डाउनफॉल हमने देखा एक्ट 3 में, एक्ट 4 में, स्पेशली एक्ट 3 में। लेकिन एक्ट 5 के अंदर जैसे जैसे प्ले एंड हो रहा है, उस समय हमें पता चलता है कि लेडी मैकबेथ भी बिल्कुल उसी हालात में है जिस हालात में मैकबेथ था, है ना। उसको भी ये चीज का गिल्ट है, उसको भी गिल्ट मतलब गिल्ट के मतलब इतना ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि वो उस गिल्ट के भार से बिल्कुल परेशान हो चुकी है, ठीक है। फिर नियर डंसियन द लॉर्ड कैथनेस मेंटिस लेनॉक्स एंड एंगस मीट्स विथ नंबर्स ऑफ सोल्जर्स। अब देखो जितने भी छोटे छोटे राजा थे, जितने भी कह सकते हैं कि अर्ल थे, अर्ल हो गए या फिर थीन्स हो गए, सब आपस में मिल चुके हैं अब, क्योंकि अब मैकबेथ को हटाना है थ्रोन से। हर कोई ये सोच लिया कि मैकबेथ सूटेबल नहीं है थ्रोन पे, मतलब राजा बनने लायक, इसलिए हर कोई आपस में इकट्ठा हो रहे हैं। ये स्कॉटलैंड में इकट्ठा हो रहे हैं और वहां से कुछ इंग्लैंड से आएंगे। फिर Meath says English troops are on their way, led by Malcolm and Macduff. और मेंटिथ कहता है कि जो मैल्कम और मैकडफ है वो इंग्लिश ट्रूप्स के साथ आ रहे हैं हम लोग का साथ देने के लिए, विच मीन्स जितने भी एलाइज हैं मैल्कम और मैकडफ के, सब इकट्ठा हो रहे हैं, सब एकजुट हो रहे हैं। The Thanes and their soldiers march on towards Birnam to meet the English army and Malcolm, whom they see the rightful heir of Scottish crown. अब कहता है कि जो थेन्स, जितने भी थेन्स थे, जितने भी छोटे छोटे राजा थे, वो और उनके सोल्जर कहाँ बढ़ रहे हैं? बिरनामुड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पे? इंग्लिश आर्मी से मिलने के लिए। और इंग्लिश आर्मी के साथ कौन है? मैल्कम है। और ऐसा माना जाता है कि जो मैल्कम है वो राइटफुल एयर है किसका? स्कॉटलैंड का, है ना। तो सोच रहा है कि अब अगला राजा कौन बनेगा? मैल्कम बनेगा, और मैल्कम के सपोर्ट में हर कोई आ चुका है। फिर एक्ट 5 सीन 3 में क्या होता है? इन द काशल द डंशन मैकबेथ रन्स थ्रू द, अब थोड़ा सा पढ़ो, तुम लोग पढ़ो थोड़ा, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। पढ़ो। Act 5 Scene 3. In the castle of Dunsinane, Macbeth runs through the
run through the predictions from the vision the witches showed him. The forest cannot move, and Malcolm was born of a woman, so Macbeth believes the prophecies protect him from harm. Macbeth put his armor on and prepares for battle. At 5 scene 4, the Scottish army and the English army, with all the lord and thane attending, meet at Birnam Wood. Malcolm instructs each of the soldiers to cut a tree limb and carry it as conflag on the march of Dunsinane, which will allow them to conceal their numbers from Macbeth. ठीक है. Scene 5. At scene 5, Lady Macbeth is dead. Macbeth learns that Birnam Wood appears to be moving toward Dunsinane Castle. He realizes the witches' prophecies are coming true in unexpected ways. Macbeth decided to prepare for battle, still displaying his determination and her breeze. Act 5, Scene 6 and 7. Only 3 short speeches long, these scenes nevertheless bring the play to the brink of war. Malcolm, his uncle Siward Macduff, and the army approaches Dunsinane. Malcolm declares that they are near enough to their target to abandon the branches they have used for conflag. The men wishes one another well for the battle, and the war begins. Siward's son finds Macbeth, and Macbeth kills him, declaring that the दा के बाद क्या है? Declaring that the young man must have been born of woman. वो छिपा हुआ था सर, इसलिए पूछ रहा हूँ. Young man must have been born of woman. The scene takes place on the battlefield where Macbeth confronts his rival Macduff. Macduff initially boasts about his invincibility, claiming that he cannot be killed by any man born of woman. Macduff reveals that he was born through a caesarean section, which technically means he was not born of woman in the usual sense. At 5, Scene 8, Macbeth and Macduff engage in the fierce sword fight, with the Macduff ultimately defeating Macbeth. Macduff proclaims his victory and hails Malcolm as a rightful king. The scene underscores the theme of fate and consequences of one's action. The Macbeth overconfidence and ultimately lead to his downfall. इसमें एक कोटेशन शायद मैंने नहीं डाला था. Though is let the blame display the charm and the curse that be done in that is missing from the crowd. अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट था, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, शायद मैंने नहीं डाला है. अच्छा, अगर ऐसा याद अगर आ गया तो मैं बता दूंगा, ऐसे ग्रुप में या तो शेयर कर देंगे. मे बी वो डायरेक्ट स्टेटमेंट देते, क्योंकि यूजीसी नेट ने भी एक बार क्वेश्चन पूछा था. इसका लास्ट लाइन है, लास्ट सीन 7 का कुछ पार्ट है जहाँ पे मैकबेथ कहता है कुछ. एनीवे, देखते हैं, अगर मुझे मिलेगा तो वो मैं शेयर कर दूंगा. अब एक्ट 5 सीन 3. एक्ट 5 सीन 3 में क्या होता है कि इन द कास्टल ऑफ डंसिन मैकबेथ रन्स थ्रू द प्रेडिक्शंस फ्रॉम द विजन ऑफ द विचेस शोड हिम. अब वो अपने कास्टल में है, कास्टल के अंदर वो प्रेडिक्ट कर रहा है कि क्या होगा फ्यूचर में, क्योंकि उसने ऑलरेडी फ्यूचर देख रखा है जो विचेस ने उसको दिखाया था. और वो सोचता है कि फॉरेस्ट जो है वो इट कैन नॉट मूव, फॉरेस्ट तो मूव कर नहीं सकता. एंड मैल्कम वाज बॉर्न ऑफ अ वुमन. और वो कहता है कि मैल्कम जो है, क्योंकि वो मैल्कम को अच्छे से जानता है, तो उसे पता है कि मैल्कम जो है वो वुमन के मतलब वुमन से ही निकला है, बॉर्न ऑफ वुमन. सो मैकबेथ जो है वो बिलीव करता है प्रोफेसी को कि मे बी ही इज़ नॉट गोइंग टू डाई, है ना. उसे ऐसा लगता है कि मे बी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज उसे ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि खुद चल के तो फॉरेस्ट मेरे पास आएगा नहीं. फिर मैकबेथ पुट्स हिज आर्मर ऑन एंड प्रिपेयर्स फॉर बैटल. लेकिन फिर भी मैकबेथ जो है वो अपने आर्मर चढ़ाता है, आर्मर पहनता है और प्रिपेयर करता है बैटल के लिए. सीन 3 में बैटल का सीन है जहाँ पे मैकबेथ है, प्रिपेयर कर रहा है वॉर के लिए, और वो सोच रहा है कि वॉर का जो
डिसीजन है या फिर जो वॉर एंड होगा वो कैसा एंड होगा, है ना, वो एंड के बारे में सोच रहा है। फिर सीन 4 में द स्कॉटिश आर्मी एंड इंग्लिश आर्मी विथ ऑल द लॉर्ड्स एंड थेन्स अटेंडिंग टू मीट एट बिरनामुड। बिरनामुड में हर कोई मिल रहा है, जितने भी लॉर्ड्स थे, जितने भी थेन्स थे, है ना, जितने भी इंग्लिश आर्मीज थे, हर कोई जंगल का नाम है ना बिरनाउड? हाँ, बिरनाउड जंगल का नाम है, उसी फॉरेस्ट का नाम है जो कि बाहर है डंसनिन कैसल के, ठीक है। फिर मैल्कम इंस्ट्रक्ट्स ईच ऑफ द सोल्जर्स टू कट अ ट्री लिम्ब। अब जो मैल्कम है वो हर आदमी को कहता है, हर सोल्जर को कहता है, पेड़ के कुछ टहनियों को काट लो और अपने ऊपर रख लो, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम लोग वॉर करने जा रहे हैं, हम लोग चढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक है। ताकि देखो कैमोफ्लेज जैसा बन जाए, ताकि पता ना चले कि छतरी की तरह बन जाए, ताकि पता ना चले कि कोई आ रहा है, और एक तरह से सेफ्टी भी मिलेगा अगर कोई अटैक करेगा तो कैसल से, है ना। विच विल अलाउ देम टू कंसील देयर नंबर्स फ्रॉम मैकबेथ, मतलब मैकबेथ से उसको बचा के रखेगा, मैकबेथ की आर्मी से उसको बचा के रखेगा। फिर सीन 5 में लेडी मैकबेथ मर जाती है, बस न्यूज आता है, नो वन नोज कि लेडी मैकबेथ कैसे मरी, बस न्यूज आता है, स्टेज के ऊपर एक सर्वेंट आता है, वो कहता है कि लेडी मैकबेथ इज डेड। अब देखो लेडी मैकबेथ का डेथ सीन 5 में होना, एक्ट 5 में होना, ये भी दर्शाता है कि एंड इज नियर, है ना, मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों का एंड नजदीक आ रहा है। फिर मैकबेथ लर्न्स दैट बिरनामुड अपीयर्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स डंसिन कैसल। अब ये जो मैकबेथ है उसको ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब जब वो देख रहा है अपने कासल से खड़े होके, तो उसे लग रहा है कि ये जो वुड है, जो जंगल है, वो धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ रहा है ना। वो भी कंफ्यूज है कि जंगल कैसे आगे बढ़ सकता है, लेकिन जब देख रहा है कि जंगल तो पीछे था, फिर जंगल आगे कैसे बढ़ गया, है ना। फिर वो रियलाइज करता है द विचेस प्रोफेसीज आर कमिंग ट्रू इन अनएक्सपेक्टेड वेज। फिर उसे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड वे से विच की प्रोफेसी सही हो रही है, यहाँ पे अननेचुरल चीजें, इसको लग रहा है कि अननेचुरल चीजें हो रही है। फिर मैकबेथ डिसाइड्स टू प्रिपेयर फॉर बैटल, स्टिल डिस्प्लेइंग हिज डिटर्मिनेशन एंड ह्यूब्रिस। अभी भी वो काफी डिटर्मिन्ड है, अभी भी वो काफी डिटर्मिन्ड है, और कहता है कि एकदम मुझे फाइट करना ही करना है ना। अब देखो, हाँ मुझे मिल गया, वही यही स्टेटमेंट है, बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये। यहाँ पे कहता है सी शुड हैव डाइड देयर आफ्टर, देयर वुड हैव बीन अ टाइम फॉर सच अ वर्ड, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो क्रीप्स इन। देखो जब क्वीन मर जाती है, जब क्वीन का डेथ होता है, उस समय मैकबेथ ये स्टेटमेंट देता है, और ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, यूजीसी नेट ने भी क्वेश्चन पूछा है यहाँ से, स्टेटमेंट दे दिया था और पूछा था कि ये कौन से प्ले से लिया गया है। कहता है क्रीप्स इन द प्रिटी फेस फ्रॉम डे टू डे, जब लेडी मैकबेथ मरती है उस समय बोल रहा है ये, to the last syllable of the recorded time, and all our yesterday have lightened fools the way the dusty death out brief candle, life is but a walking shadow। देखो अगर पूछेगा भी तो यही सेंटेंस देगा, यहाँ से देगा, life is but a walking shadow, a poor player that struts the frets his hour upon the stage and then is heard no more, it is a tale told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। विच मीन्स यहाँ पे मैकबेथ ये कह रहा है कि लाइफ जो है कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता है ना, हम लोग मियरली एक प्लेयर हैं, है ना, एक वॉकिंग शैडो है, लाइफ जो है वो एक वॉकिंग शैडो की तरह है, कब कौन आएगा कब कौन चला जाएगा, नो वन नोज। तो ये बहुत फेमस सॉलिलिकी है यहाँ पे, देखो इस पूरे प्ले का यहाँ पे ये सबसे फेमस सॉलिलिकी है, जब लेडी मैकबेथ का डेथ होता है उस समय ये कहता है। तो यूजीसी नेट में यहाँ से पूछा था कि लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, अ पुअर प्लेयर दैट स्ट्रॉट एंड फ्रेट्स हिज are upon the stage and then is heard no more, which means इंसान आता है चला जाता है, एक वॉकिंग शैडो की तरह है, कब आया कब चला गया, नो वन नोज, है ना, और एक दिन अचानक से वो उसकी आवाज़ें सुननी बंद हो जाती है। इट इज़ अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट, ये जो कहानी है एक इडियट के द्वारा बोला गया है, जो कि खुद अपने बारे में कह रहा है, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग, जो कि कुछ भी सिग्निफाई नहीं करता। ये सबसे फेमस स्टेटमेंट है, इस सब पूरे प्ले का सबसे फेमस लाइन है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना इस लाइन को, बिल्कुल याद रखना कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ के डेथ पे मैकबेथ ने बोला था ये। फिर सीन 6 और सीन 7 में ओनली 3 शॉट्स, स्पीच इज लॉन्ग, द सीन नेवरदलेस ब्रिंग्स द प्ले टू द ब्रिंक ऑफ वॉर। काफी छोटा सा सीन है ये, मतलब जिसमें कि 3 ही स्पीच है, 3 ही लॉन्ग स्पीच है, 3 ही लॉन्ग कॉन्वर्सेशन है, जिसमें मैल्कम, उसका अंकल सीवर्ड, मैकडफ, ये सारे के सारे अप्रोच कर रहे हैं डंसनिन कैसल की तरफ। मैल्कम डिक्लेयर्स दैट दे आर नियर इनफ टू देयर टारगेट्स टू अबैंडन द ब्रांचेस दे हैव यूज्ड। अब मैल्कम डिक्लेयर करता है कि अब ब्रांचेस को फेंक दो, क्योंकि हम लोग टारगेट के पास पहुंच चुके हैं, टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं, और हर कोई बैटल स्टार्ट करता है, मतलब शुरुआत करता है, बैटल की शुरुआत होती है। उसमें सीवार्ड का जो बेटा है मैकबेथ से मिलता है और मैकबेथ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन मैकबेथ उसे मार देता है, और मैकबेथ डिक्लेयर करता है कि देखो ये आदमी वुमन के वुम से ही निकला है, इसलिए ये मुझे नहीं मार पाया।
मैंने इसे मार दिया, उसके अंदर और ज़्यादा साहस आ जाता है लड़ने का। फिर सीन 8 में द सीन टेक्स प्लेस ऑन द बैटलफील्ड वेयर मैकबेथ कन्फ्रंट्स हिज राइवल मैकडफ। अब बैटलफील्ड में मैकबेथ जो है वो कन्फ्रंट करता है किसको, मैकडफ को। उसको लगता है कि मैकडफ ही मेरा क्या रियल राइवल है। फिर मैकबेथ इनिशियली बोट्स अबाउट द इनविंसिबिलिटी। मैकबेथ इनिशियली मतलब मैकबेथ बोलता है कि देखो मुझे तो कोई नहीं मार सकता, क्योंकि जो भी अपने माँ के पेट से निकला है वो मुझे मार ही नहीं सकता है, क्योंकि ये प्रोफेसी है। लेकिन मैकडफ रिवील करता है, फिर मैकडफ बोलता है, किसको बोलता है, मैकबेथ को बोलता है कि ही वाज बोर्न थ्रू ए सिजारियन सेक्शन, व्हिच मींस कि जब बच्चे टाइम से पहले निकल आते हैं, है ना, जब उसमें ऑपरेशन करके बच्चों को निकाला जाता है, उस तरीके से मैकडफ पैदा हुआ था। ये कहता है कि मैं अपनी माँ के पेट से एक यूजुअल वे में नहीं निकला हूँ, मैं पहले ही पैदा हो गया और माँ के पेट से निकलने से पहले सिजारियन सेक्शन किया गया था मुझे, है ना, मतलब कि उसमें होता है कट लगा के बच्चे को निकाला जाता है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, तुम लोग को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है, मैकडफ कह रहा है, ठीक है। तो विच मीन्स एक अननेचुरल वे से पैदा हो रहा है, तो विच मीन्स अपने माँ के वोम से डायरेक्टली वो नहीं निकला है। तो अब यहाँ पे ये सिग्निफाई कर रहा है, सिग्निफाई किस चीज़ को कर रहा है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि फॉल ऑफ मैन, क्योंकि यहाँ पे फॉल ऑफ मैन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि फॉल ऑफ मैन सिग्निफाई करता है बिब्लिकल जो पहला चैप्टर है उसको करता है। तो यहाँ पे एक सेंस में दिखाया जा रहा है कि जो अननेचुरल चीज़ें हैं वो भी हो सकता है, वो भी पॉसिबल है। जैसे ट्री चल के आ रहा है, ट्री तो चल के नहीं आ रहा, लेकिन मैकबेथ को लग रहा है कि ट्री खुद चल के आ रहा है, बट ट्री के ब्रांचेस हर किसी ने कैमोफ्लेज की तरह लेके आ रहा था, ताकि उसके ऊपर अगर अटैक भी हो तो लोग बच जाएंगे या फिर छुपे रहेंगे मैकबेथ से। लेकिन मैकबेथ को ऐसा लग रहा है कि ट्री खुद चल के आ रहा है। फिर इसे लगा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वुमन के वुम से कोई इंसान पैदा ना हो, पर इससे पता चला कि नहीं, ये जो पैदा हुआ था वो अपने समय से पहले पैदा हो गया था, है ना। तो अब इसे लगने लगा कि मे बी जो जितने भी तीनों विचेस ने जो इसको प्रोफेसी की थी, वो सारे के सारे प्रोफेसी इसके सामने सच नजर आ रहे हैं, है ना। फिर लास्ट में होता है मैकबेथ एंड मैकडफ इंगेजेस इन फियर्स शॉर्ट फाइट, दोनों के बीच में शॉर्ट फाइट होता है। इवेंचुअली मैकडफ जो है वो मैकबेथ को हरा देता है, मैकबेथ को मार देता है, और मैकडफ जो है प्रोक्लेम्स हिज विक्ट्री एंड हेल्स मैल्कम एज द राइटफुल किंग। और मैकडफ विक्ट्री प्रोक्लेम करता है क्योंकि राजा मर चुका है, और राइटफुल किंग कौन होता है, मैल्कम होता है। तो मैल्कम को राइटफुली उसको राजा बनाता है, उसको क्राउन देता है। और द सीन अंडरस्कोर्स द थीम of fate and consequences for one's action, as Macbeth overconfidence and cruelty ultimately leads his downfall। और क्योंकि ये एक ट्रेजेडी है, तो जिसके अंदर मैकबेथ का जो एम्बिशन है, ओवर कॉन्फिडेंस है ना, वो उसको या फिर उसकी जो क्रुएलिटी है वो अल्टीमेटली उसका डाउनफॉल दिखाता है कि किस तरह से एक हीरो, किस तरह से एक करेजियस कैरेक्टर का डाउनफॉल हो रहा है उसकी खुद की गलती से। तो यहाँ पे जिस तरह से अगर हम बोले शेक्सपियर के जितने भी प्लेज हैं, उन सारे प्लेज में से ये एक ऐसा प्ले है जो कि प्लेटो के ये जो प्लेटो ने जिस तरह से बोला था ट्रेजेडी होनी चाहिए, उस ट्रेजेडी को फॉलो करता है, उस ट्रेजिक पाथ को फॉलो करता है। इसमें राइजिंग एक्शन है, इसमें खुद के द्वारा किया गया गलती की वजह से उसका डाउनफॉल होता है लास्ट में, और लास्ट में लोग इसको फील कर पाते हैं कि मैकबेथ ने ही गलती करी थी, इसलिए मैकबेथ के साथ ऐसा हुआ, है ना। और लास्ट में स्टोरी एंड होता है और राजा कौन बनता है, मैल्कम बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर मैल्कम क्यों बनेगा। अब प्रोफेसी में तो ये कहा गया था कि बैंको का जो आने वाला जनरेशन है बैंको का बेटा बनेगा, है ना। पूरे 8 जनरेशन, दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, नहीं आया? यस सर। तो हाँ, कहानी यहीं पे एंड हो जाती है, लेकिन हो सकता है मैल्कम के बाद विच की जो प्रोफेसी है वो आगे सच होगा, क्योंकि विच तो ये नहीं बोला था कि मैकबेथ के मरने के बाद ही बनेगा, है ना। लेकिन अब याद करो कि मैंने क्या बताया था, जो कहानी की शुरुआत में ही बताया था, जो राजा डंकन है उसका जो बेटा है मैल्कम, मतलब उसके 2 बेटे थे, और मैकबेथ जो है वो भी उसका दूर का रिलेशन है। उसी तरीके से बैंको भी इसका दूर का रिलेशन था, मतलब राजा के ही सब रिलेशन में है। और ऑब्वियस बात है कि राजा के मरने के बाद उसका बेटा जो मैल्कम बड़ा बेटा था, इसलिए बड़े बेटे को गद्दी मिला। लेकिन मैल्कम के मरने के बाद आने वाला जो जनरेशन होगा वो किसका होगा, बैंको के जनरेशन का होगा। तो यहाँ पे कहानी एंड होता है, यहाँ पे ये ट्रेजेडी खत्म होता है।